मेरी क्लासरूम में जवान और उधेड़ उम्र की औरतें भी थी और मर्द भी। टेलीपैथी सीखने का शौक किसे नहीं होता, बल्कि ये शौक तो दीवानगी की हद से भी निकल जाता है। हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि वह दूसरे के दिल और दिमाग की बातें मालूम करे, दुश्मनों को जेर करे, दुश्मनों को उनके मुंह पर बताए कि तुम मुंह पर कुछ कह रहे हो, दिल में कुछ है। फिर टेलीपैथी के जरिए जो कमालात दिखाए जाते हैं और जिस तरह दुनिया की तमाम दौलत और इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है, वो तो मेरी दास्तान से ही जाहिर है। आज का हर बालिग बच्चा भी ये इल्म सीखना चाहता है। फिर मेरे क्लासरूम में सीखने वालों की भीड़ कैसे न होती। वो सब मेरी बातों को दिलचस्पी से सुनते और तरह तरह के सवालात करते थे, लेकिन उनमें से कितनों को इल्म सिखाया जाएगा ये मैं नहीं जानता था, और सीखने वाले भी नहीं जानते थे। इसका फैसला वही आवाज़ करने वाली थी जो मेरे अंदर सुनाई देती थी। क्लास में बैठे हुए एक शख्स ने सवाल किया, क्या मकनातीसी लहरें हमारी पाताल दुनिया में भी होती हैं? मैंने जवाब दिया, जहां भी हवा चलती होगी और जहां से भी हवा का गुजर होगा, वहां शुमाल से आने वाली मकनातीसी लहरें भी होंगी। एक नौजवान लड़की ने पूछा, मकनातीसी लहरों के जरिए टेलीपैथी की लहरों को दूसरे दिमाग में मुंतकिल किया जाता है। इसके लिए लाजमी है कि ख्याल ख्वानी करने वाला शुमाल की तरफ रुख करके बैठा रहे, मगर आप ऐसा नहीं करते, चलते फिरते भी ख्याल ख्वानी करते रहते हैं। जब मैंने टेलीपैथी की अमली मश्क शुरू की तो शुमाल की तरफ रुख करके बैठा करता था। रफ्ता रफ्ता मुझे ऐसी महारत हासिल हो गई कि अब उधर रुख करना जरूरी नहीं है, मैं चलते फिरते उठते बैठते ख्याल ख्वानी कर लेता हूँ। एक और शख्स ने कहा, जिंदा इंसानों की दुनिया में जिसे कब्र कहा जाता है उसे हम पाताल दुनिया कहते हैं। हम दुनिया की इतनी गहराई में है कि आप यहाँ से जिंदा इंसानों के दिमागों में पहुंच सकते हैं। मैंने कहा, बेशक पहुंच सकता हूँ। मैं अपने चाहने वालों को याद करता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुकद्दस आवाज़ जो हम सबको अपने अंदर सुनाई देती है, उसने मुझे जिंदा इंसानों की दुनिया में राब्ता करने से मना किया है। फलसफी ह्यूगो ने पूछा, जिस शख्स की आवाज़ हमें अपने अंदर सुनाई देती है वो यकीनन हम में से होगा। जिंदा इंसानों से उसका ताल्लुक नहीं होगा, आप उसके दिमाग में तो पहुंच सकते हैं। मैंने कहा, बेशक पहुंच सकता था, लेकिन ये वही आवाज़ है जिसने हम सबके दिमागों को तस्खीर किया है, हमें अपनी आवाज़ का पाबंद बनाया है। फिर जब मुझ पर पाबंदी आयद कर दी गई है तो आप लोगों की तरह मैं भी मजबूर हूँ। मैं उस आवाज़ के जरिए उस बोलने वाले के दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। उसका बोलना, उसका हुक्म देना हमारे लिए मोहतरम है। हम बिला चूं चना उस पर अमल करते हैं और करते रहेंगे। एक और शख्स ने अपनी जगह से उठकर सवाल किया, जिसकी आवाज़ हमारे दिमागों में सुनाई देती है, क्या वो भी टेलीपैथी जानता होगा? क्योंकि आवाज़ उसी की सुनाई देती है जो ख्याल ख्वानी करता हुआ हमारे दिमागों तक पहुंच सके। मैंने जवाब दिया, हमारे अंदर जो भी आवाज़ सुनाई देती है वह हिप्नोटिज्म का नतीजा है, ये टेलीपैथी नहीं। अगर वो टेलीपैथी जानता तो किसी वक्त भी ख्याल ख्वानी करके हमारे आप के अंदर आके ताज़ा तरीन अहकामात सादिर कर सकता था, लेकिन हमारे अंदर तो वही बातें गूंजती हैं जो तनवीमी अमल के दौरान हम सबके दिमागों में नक्श कर दी गई हैं। क्लासरूम की आखिरी कितार में से एक लड़की उठकर खड़ी हुई। उसे देखते ही मैं चौंक गया। वो सोनिया थी, मगर इतनी कम उम्र, इतनी नौखेज लग रही थी कि उसे देखते ही दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि मरने के बाद औरत की उम्र कम हो जाती है। अगर मेरे इस सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर हर औरत पहली फुर्सत में मरना पसंद करेगी। मैं तेजी से चलता हुआ उसके पास पहुंचा, हैरानी से बोला, तुम सोनिया, ये तुम हो? उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो बोली, मैं बहुत देर से यहाँ बैठी तुम्हें उस्ताद के रूप में देख रही हूँ। अब इनकी तरह मैं भी एक शागिर्द की हैसियत से सवाल करती हूँ। जब इस पाताल दुनिया में कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, कोई किसी को धोखा नहीं देता और अपनी बात दूसरों से नहीं छुपाता, तो फिर वो हमारे अंदर बोलने वाला खुद क्यों छुप कर रहता है? वो कौन है? ये सवाल तो शायद हम सबके दिमाग में आता है, लेकिन हम उसे तलाश करने या उससे सामने आकर अपना चेहरा दिखाने का मुतालबा नहीं कर सकते। सोनिया ने कहा, चाहे ये दुनिया हो या वो दुनिया, चाहे हम जिंदा हो या मुर्दा, हमारा खुदा तो एक ही है, और वही अव्वल राज है और वही आखिर राज है। कोई दूसरा राज बनकर रहे तो बदतरीन काफिर है। उसे बेनकाब करना हमारा ईमान है। ये बात मैं भी समझता हूँ। उस आवाज़ को जो हमारे अंदर गूंजती रहती है उसे बेनकाब होना चाहिए। मगर क्या तुम्हारे अंदर यह मुतालबा एहतजाज या बगावत की सूरत में जन्म लेता है? सोनिया ने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, हम रूहें हैं, हम सर्द मिजाज रखती हैं। हमारे अंदर भूले भटके कोई मुतालबा पैदा होता है तो उसमें शिद्दत और गर्म जोशी नहीं होती। मैं अपने अंदर गूंजने वाली आवाज़ के मुतल्लिक सोचती हूँ कि उसे बेनकाब होना चाहिए, लेकिन पुरजोर मुतालबा नहीं कर सकती। ये जज्बा मेरे अंदर पैदा ही नहीं होता। उस क्लासरूम में वही आवाज़ गूंजने लगी जिसे हम अपने अंदर महसूस करते रहती हैं। उस आवाज़ ने कहा, सोनिया तुम दुरुस्त कह रही हो, हम सब सर्द मिजाज रखते हैं, किसी से मुतालबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी किसी पुरजोर मुतालबे के बगैर तुम सबके सामने बेनकाब हो सकता हूँ। मगर अभी मुझ में और तुम लोगों में एक फ़र्क है। अगरचे मैं सर्द मिजाज हूँ, मगर तुम लोगों की तरह एक रूह नहीं हूँ। मेरा शुमार जिंदा इंसानों में होता है। हम 5 जिंदा भाई बहन हैं जो जिंदा होते हुए भी तुम लोगों से ताल्लुक़ रखती हैं। हम पांचों भाई बहनों ने इंजीनियर, थर्माक्वाइल, मैकेनिक, बराडनोज, फलसफी हुगा वगैरह की तमाम दिमागी सलाहियतों को अपने अंदर मुंतकिल कर लिया है।
हम उनकी तरह दावा कर सकते हैं कि हम भाई बहन, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े मैकेनिक, बहुत बड़े फलसफी और बहुत बड़े डॉक्टर और साइंसदान वगैरह हैं, लेकिन अभी यह दावा नहीं कर सकते कि फरहाद की तरह टेलीपैथी जानती हैं। जब हम उसकी सलाहियतों को अपने दिमागों में मुंतकिल कर लेंगे तो फिर फरहाद से या किसी से खतरा नहीं रहेगा। तो हम बेनकाब हो जाएंगे और तुम सबके साथ घुल मिल कर रहेंगे। हमारी एक अलग दुनिया होगी, उस दुनिया में झूठ, फरेब, साजिश वगैरह नाम को नहीं होगी। हम सब एक दूसरे के मुफाद के लिए और एक दूसरे को खुश रखने के लिए काम करते रहेंगे। वो आवाज़ चुप हो गई। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को मैं खूब पहचानता था, लेडी रोजीना। कभी तुर्की बोलती थी मगर अब अंग्रेज़ी बोलती थी। तुर्की और अंग्रेज़ी अल्फाज की अदायगी और लहजे में बड़ा फ़र्क होता है। ताहम बोलने वाली की आवाज़ एक ही थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर तस्दीक की थी। वो इस पाताल की दुनिया के किसी हिस्से में थी। जिसने तनवीमी अमल के जरिए मेरी माइंड वॉशिंग की थी, उसने ये हुक्म दिया था कि मैं दानिस्ता या ना दानिस्ता पाताल दुनिया के किसी शख्स के दिमाग में रहकर वहां का जोग्राफिया मालूम नहीं करूंगा और ना ही किसी की ज़ात में, खुसूसन लेडी रोजीना में दिलचस्पी नहीं लूंगा। अगर यह हुक्म ना दिया जाता तब भी इस दुनिया में जज्बे सर्द पड़ गए थे। लेडी रोजीना तो फिर भी गैर थी। सोनिया से मिलकर भी उससे तन्हाई में मिलने और ज़ाती किस्म की गुफ्तगू करने की कोई ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। बहरहाल लेडी रोजीना की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, सोनिया, तुम्हें लोरी सुनाने और सुलाने का वक्त आ गया है, बिस्तर पर आ जाओ। वो जो कुछ कह रही थी उसका मफहूम समझने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज के मुख्तलिफ मायने समझने की ज़रूरत थी। वहाँ किसी को यह नहीं कहा जाता था कि तुम पर तनवीमी अमल करने का वक्त हो गया है, मामूल बनकर बिस्तर पर आ जाओ। जिंदा इंसानों की दुनिया में तनवीमी अमल गलत मकसद के लिए किया जाता है, लिहाजा पाताल दुनिया में तनवीमी अमल को लोरी सुनाना कहती हैं। वहाँ हम सबको हफ्ते में एक बार तनवीमी अमल की लोरी सुनाई जाती थी, क्योंकि एक हफ्ता पूरा होने तक ये अमल अपना असर खोने लगता था। असर ज़ायल होने से पहले ही लोरी सुनाकर इस तरह तस्कीर किया जाता था कि हम खुली आंखों से भटकती हुई रूहों की तरह जागते रहते थे, मगर हमारे दिमाग गाफिल रहते थे। सोनिया ये आवाज़ सुनते ही लोरी सुनने और गाफिल होने के लिए किसी बिस्तर पर चली गई। उसके जाने के बाद फिर वही मर्दाना और हाकिमाना आवाज़ सुनाई दी, ऐ मेरी पाताल दुनिया के लोगों, आज तुम्हारे दरमियान एक नई रूह का इजाफा हो रहा है। जिंदा इंसानों की दुनिया से एक बहुत ही मोहतरम शख्स मरने के बाद यहाँ रहे। तुम सब उसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े हो जाओ। क्लासरूम में हाजिर रहने वाले तमाम अफराद उठकर खड़े हो गए। मैं सोनिया के जाने के बाद बैठ गया। उस आवाज़ का हुक्म सुनते ही उठकर खड़ा हो गया। खुले हुए दरवाजे की जानिब देखने लगा। वहाँ एक कद्यावर बूढ़ा नजर आया। उसे देखते ही मुझे चौंक जाना चाहिए था, क्योंकि वो मेरा बदतरीन दुश्मन था। लेकिन मैं कह चुका हूँ कि रूहों की दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, और जब कोई दुश्मन नहीं होता तो किसी को देखकर चौंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस पाताल दुनिया में आने वाला वो कद्यावर बूढ़ा असफंदयार था। मैं फरहाद की अदम मौजूदगी में उसके फ़राइज़ अदा कर रही थी, मगर बेहद घबराई हुई सी रहती थी। डर लगता था कोई गलती ना हो जाए, मेरी एक ज़रा सी भूल पोमी वगैरह को किसी आफत में मुब्तला कर सकती थी। मैंने जनाब शेख साहब को मुखातिब करते हुए तमाम हालात बताए, फिर पूछा, मुझे किस पर तवज्जो देना चाहिए, पोमी पर या भगवान हीरा स्वामी पर? उन्होंने समझाया, पोमी की ज़्यादा फिक्र न करो, थोड़े थोड़े वक्फे से उसकी खैरियत मालूम करती रहो, मगर हीरा स्वामी का पीछा न छोड़ो। अगर पोमी को खतरा पेश आए तो यह भी कोई पूछने की बात है। अगर चंद लम्हों के लिए हीरा स्वामी के दिमाग से आती जाती रहोगी और पोमी के काम आती रहोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक कोई खतरा ना हो, हीरा स्वामी के चोर ख्यालात पढ़ती रहो, बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती हैं। मैं उसके दिमाग में वापस आ गई। वो मां नीलमा दासी से कुछ कह रहा था, मुझे महसूस करते ही चुप हो गया। मैंने फरहाद के अंदाज में कहा, तुम अपनी बीवी को फुसला रहे थे। मेरे आते ही चुप हो गई। फरहाद, तुम नीलमा के दिमाग में रहकर मेरी निगरानी कर सकते हो, प्लीज उधर चले जाओ। इधर क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे आने से घबराहट बढ़ जाती है। जेब में बम रखा है और दिमाग में तुम हो, दोनों ही धमाका खेज हैं। दोनों में से कोई भी मेरी हलाकत का बायस बन सकता है। तुम्हें हलाक करना होता तो तुम्हारी जिंदगी की डोर नीलमा दासी के हाथ में न देता, पलक झपकते ही खत्म कर देता। मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मैं जेब से बॉम्ब निकाल नहीं सकता, फिर मेरी तरफ से क्या अंदेशा हो सकता है। मैं तुम्हारे खुदा का वास्ता देता हूं, चले जाओ। या हैरत, भगवान मेरे खुदा का वास्ता दे रहा है। वो चुप हो गया। मैं भी चुप रहकर उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगी। जरा देर की खामोशी के बाद उसने चीखते हुए कहा, नहीं, हरगिज नहीं। तुम मेरे दिमाग की तह में छुपी हुई बातें मालूम कर रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा, चले जाओ यहां से। उसने सांस रोक ली। मेरी सोच की लहरें उसके दिमाग से बाहर हुई। फिर मैंने नीलमा दासी के अंदर जगह बना ली। उसकी जुबान में कहा, हीरा स्वामी, तुम मुझे दिमाग से निकालोगे, मैं तुम्हें दुनिया से निकाल दूंगा। उसने इनकार में जोर जोर से सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे मार डालो, मगर मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। मेरे अंदर कई अहम राज छुपे हुए हैं। अगर एक राज भी फाश हुआ तो मैं मौत को तरजीह दूंगा, अगरचे मैं मौत से डर रहा हूं, क्योंकि अभी तक जिंदगी बहुत खूबसूरत है। राज खुलने पर खूबसूरती मर जाएगी, जिंदा रहने की ख्वाहिश भी मर जाएगी। मेरे दिमाग में आने से बेहतर है नीलमा के हाथ से बटन दबाओ और मेरा खात्मा कर दो। मैं तुम्हें हरगिज दिमाग में आने नहीं दूंगा। मैं सोच में पड़ गई। अपने वादे के मुताबिक उसे जिंदा रखना था।
नीलमा अपने बेटे और शौहर दोनों को जिंदा सलामत देखना चाहती थी। उसे मैं मार डालने की धमकी भी नहीं दे सकती थी। मैंने मजबूर होकर फिर शेख साहब से रब्ता कायम किया। उन्होंने कहा, तुम नीलमा के दिमाग से हीरा स्वामी की पूरी हिस्ट्री मालूम कर सकती हो, मगर पहले ये मालूम करो कि फरहाद और सोनिया को पाताल दुनिया से बाहर लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अभी मालूम करती हूँ, मगर जनाब नीलमा से हिस्ट्री मालूम होगी, उसके अंदरूनी राज किस तरह मालूम की जा सकती हैं। अभी मालूमात हासिल करने की कोई सूरत नहीं, तो बाद में देखा जाएगा। जो काम अभी ना हो सके उसके मुतल्लिक सोचकर वक्त ज़ाया ना करो। मैंने रेड पावर के बॉस को मुखातिब करके पूछा, मुझे तय खाने से निकालने के लिए क्या कर रहे हो? 12 घंटे गुजरने वाले हैं, तुम्हारा कोई आदमी मुझ तक नहीं पहुंच सका। जनाब हमारे आदमी लेडी रोजीना की ख्वाबगाह में गए हैं, वहां की मुसल्ला औरतों ने हमसे ताउन किया है। तुम्हारे आदमी ख्वाबगाह में कैसे पहुंच गए जबकि खिड़कियों और दरवाजों पर बिजली की रो दौड़ती है? बिजली की रो खुद ब खुद खत्म हो गई है, मालूम नहीं बिजली फेल हो गई है या उसकी सप्लाई में कोई खराबी पैदा हो गई है। बहरहाल कंसील्ड वायरिंग का सुराग लगाकर तार काट दिए गए हैं, लेकिन हमारे आदमियों को ख्वाबगाह या बाथरूम में कहीं भी तय खाने का रास्ता नहीं मिल रहा। हमारे 2 माहिर ऐसे हैं जो कमाल महारत से खुफिया रास्तों और तय खानों का सुराग लगा लेते हैं, मगर वो भी नाकाम हो रहे हैं। उन माहिरीन का नाम बताओ। उसने नाम बताए। मैं मरियम के पास पहुंच गई, फिर उसके जरिए उन माहिरीन तक पहुंच गई। दोनों के दिमागों में जाकर तस्दीक की वो सच बोल रहे हैं या झूठ। मुझे उन पर शुबा था। फरहाद के बयान के मुताबिक उस तय खाने में बाथरूम के रास्ते से पहुंचा जा सकता था। पता चला दोनों माहिरीन सच बोल रहे थे। कहीं भी फर्श के नीचे खला हो तो वो चंद आलात के जरिए मालूम कर लेते थे, और आलात बता रहे थे कि बाथरूम के फर्श के नीचे खोखलापन नहीं, वहां ठोस जमीन है, और जहां ठोस जमीन हो वहां तहखाना नहीं हो सकता। ये बड़ी अजीब बात थी। समझ में नहीं आ रहा था वो खुफिया जीना और तहखाना कहाँ गुम हो गया है। अब ये बात पाताल दुनिया में पहुंचकर ही मालूम की जा सकती थी। मैंने फरहाद को मुखातिब किया। उसने पूछा, क्यों आई हो? जाओ, मुझे मरने के बाद सुकून से रहने दो। फरहाद, तुम जिंदा हो, तुम पर तनवीमी अमल किया गया है, मैं जानता हूँ। तनवीमी अमल के जरिए मेरे अंदर से दुश्मनी के जरासीम खत्म किए गए हैं, यह अच्छी बात है। इंसान को कम अज कम मरने के बाद किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ असफंदियार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं सर पकड़ के रह गई। वो जानी दुश्मन के साथ दोस्त बना हुआ था। मैं थोड़ी देर तक सोचती रही। फरहाद जब होश में था तो सोचने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता था, बड़ी हाजिर दिमागी से काम करता था। शेख साहब के पास बार बार जाकर मशवरा लेना अच्छा नहीं लगता था। चुनाचे मैंने अपने तौर पर फैसला किया और असफंदियार के दिमाग में पहुंच गई। मोहतरम ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, यार फरहाद, अब ये मुझे परेशान करने आई है, क्या सांस रोक लूं? फरहाद ने कहा, बेचारी से 2 बातें कर लो, कभी वो तुम्हारी बड़ी अकीदतमंद थी। मोहतरम ने मुझसे कहा, मेरी बच्ची, मैं पहले फरहाद का दुश्मन बनकर तुम्हें नसीहत करता था, अब दोस्त बनकर समझाता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मर जाओ। उस फानी दुनिया में क्या रखा है? तुम्हारी रूह हमारे पास आकर बड़े आराम से रहेगी। मैंने पूछा, मेरी रूह किस रास्ते से आएगी? लेडी रोजीना के बाथरूम का खुफिया रास्ता समझ में नहीं आ रहा। ये लेडी रोजीना कौन है? वही जिसकी ख्वाबगाह से गुजरकर फरहाद वहां पहुंचा है। उसने फरहाद से पूछा, क्या तुम किसी की ख्वाबगाह से गुजर कर आए हो? हाँ, उस ख्वाबगाह के बाथरूम में खुफिया जीना था। जीने से उतरकर तहखाने में पहुंचा तो एक सांप ने डस लिया। उसके बाद भी जिंदा रहा। बाद में पता चला मैं जिंदा नहीं हूं, सिर्फ मेरी रूह जिंदा है। मैंने कहा, उस बाथरूम के नीचे ठोस जमीन है। जमीन ठोस ही होती है, उसे खोदकर कब्र बनाई जाती है। अच्छी बात है, मैं भी मरने के लिए वहां खुदाई कराती हूँ। मैंने रेड पावर के बॉस से कहा, उस बाथरूम की खुदाई करो। फरहाद साहब, यह फौरन ही मुमकिन नहीं। किसी के घर में जबरदस्ती घुसकर वहां फर्श की खुदाई करना गैर कानूनी अमल है। अभी मुझे एक आदमी ने इतला दी है कि पुलिस वाले लेडी रोजीना की रिहाइशगाह में पहुंच गए हैं। वहां हमारे आदमियों की मौजूदगी पर एतराज कर रहे हैं। आप वहां जाकर सूरत हाल से बेहतर तौर पर वाकिफ हो सकेंगे। मैं फिर मरियम के पास पहुंच गई। पर्सनल गार्ड पुलिस अफसर से कह रही थी, हम सब चश्मदीद गवाह हैं। हमारी लेडी दुल्हन बनकर माइकल के साथ ख्वाबगाह में गई, उसके बाद दोनों बाहर नहीं आए। हम उस दरवाजे को तोड़कर अंदर गए, वो दोनों गायब थे। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अफसर ने नागवारी से पूछा, क्या वो जादू जानते हैं जो गायब हो गए? आखिर बंद कमरे में कहाँ जा सकती हैं? उस कमरे या गुसल खाने में यकीनन कोई तय खाना है। आप यहाँ खुदाई करा सकती हैं। यहाँ की मालका से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है, मगर वो तो ज़मीन के नीचे होगी। ये सरासर बकवास है। ऑफिसर, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि इस रहायशगाह में कुछ लोग घुस आए हैं? यहाँ के किसी गार्ड ने फ़ोन पर इतला दी थी। यह इतला दुरुस्त निकली। मैं उन लोगों को हिरासत में ले रहा हूँ। मैंने सोचा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अब टेढ़ा रास्ता इख्तियार करना होगा। मैं पुलिस अफसर के दिमाग पर काबिज हो गई। उसने सर झुकाकर सोचा, फिर कहा, तुम्हारी बात दिल को लग रही है। यहाँ तय खाना हो सकता है, कुदालें मंगवाओ, मैं खुदाई करूंगा। मुसल्ला औरतें खुश हो गईं। फौरन ही कुदालें मुहैया की गईं। चंद सिपाहियों के साथ रेड पावर के आदमी भी बाथरूम के फर्श को खोदने लगे। जहां इतने आदमी लगे हों वहां देर नहीं लगती। फर्श के चिकने टाइल्स उखड़ने लगे। उनके नीचे सीमेंट का फर्श था। देखते ही देखते वो भी उखड़ गया। खुफिया रास्ता नजर आने की बड़ी उम्मीदें थे, मगर उम्मीदों पर पानी फिर रहा था। नीचे पथरीली जमीन थी। वो रिहायशगाह पहाड़ी के दामन में बनाई गई थी। कुदालों की हर जरब पर पत्थर टूटकर निकल रहे थे। खोदने वाले पसीना पसीना हो रहे थे। कुछ के हाथों में छाले पड़ गए थे।
मैं परेशान होकर सोच रही थी आखिर वो तहखाना कहाँ चला गया है। सिपाहियों ने कुदाल फेंकते हुए कहा, यहाँ तहखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ठोस पथरीली जमीन है। मैंने अफसर के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने चौंक कर अपने आसपास देखा। उसकी समझ में नहीं आया वो कहाँ आ गया है, क्योंकि जिस बाथरूम को उसने पहले देखा था वो खंडर बन गया था। फिर यह समझ में आ रहा था कि वो पता नहीं कितनी देर तक काफिल बना रहा था। एक ने परेशान होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? एक सिपाही ने कहा, आपके हुक्म के मुताबिक हम 1 घंटे से खोद रहे हैं, मगर यहाँ तो। अफसर ने बात काटकर गरजते हुए पूछा, किसने हुक्म दिया था? आपने। सब बारी बारी यही कहने लगे। वो गुस्से से बोला, बकवास बंद करो। मैं कानून को समझता हूँ। मकान की मालिका से इजाजत हासिल के बगैर खोदने को हुक्म कैसे दे सकता हूँ? मैं उसे उलझन में छोड़कर पॉमी के पास पहुंच गई। वो ल्यूचिन और आनंद के साथ मैनहट्टन पहुंच गई थी। वह तीनों एक होटल के कमरे में थे। आनंद उन्हें अपने एक शानदार बंगले में ले जाना चाहता था, मगर पॉमी ने कहा, तुम्हारा कोई बंगला, कोई फॉर्म हमारी पनाह का नहीं बन सकता। हीरा स्वामी के तमाम आदमी हमें घेरना चाहेंगे। आनंद ने कहा, स्वामी जी मौत के चुंगल में हैं। उनके आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो पता ही नहीं चलने देंगे कि हीरा स्वामी के आदमी हैं। मैं दुश्मनों की चालबाजियों को खूब समझती हूँ। ल्यूचिन ने कहा, मेरा क्या होगा? मेरा भाई मारा गया, महबूब मारा गया। घर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप पर भी आफत आएगी। अगरचे माँ बाप ने भी मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ताहम मैं अपनी तरफ से उन पर कोई मुसीबत लाना नहीं चाहती। पॉमी ने कहा, आनंद तुम बहुत अच्छे हो, उस लड़की को हर तरह तहफ़्फ़ुज़ दो। मुझे दूसरी जगह मसरूफ़ रहना है, वरना मैं इसे साथ ले जाती। आनंद ने कहा, ल्यूचिन की फिक्र न करो, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने ल्यूचिन का हाथ थाम लिया। मैं समझ रही थी वो इस लड़की को पसंद करने लगा था, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता था। वो बोली, तुम मेरा साथ दोगे तो माँ के पास कैसे जाओगे? और जब तक नहीं जाओगे तुम्हारे बाप को उस बॉम्ब से निजात नहीं मिलेगी। मैं फ़ोन के जरिए अपनी खैरियत का यकीन दिलाऊंगा, फिर फरहाद साहब भी मुझे बखैरियत देखेंगे तो स्वामी जी को निजात मिल जाएगी। पॉमी ने कहा, फरहाद मेरे पास आएंगे तो उन्हें हमारे हालात का इल्म होगा। तुम फ़ोन पर राब्ता कायम करो, मैं जा रही हूँ। उसने ल्यूचिन से रुखसती मुसाफिया किया। आनंद रिसीवर उठाकर नंबर डायल कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। होटल का कोई मुलाजिम हो सकता था। आनंद ने नंबर डायल करते हुए कहा, कम इन। कम इन का मतलब यही लिया जा सकता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं है। आने वाले ने उसे एक धड़ाके से खोल दिया। तीनों ने चौंक कर देखा। वो तादाद में 4 थे। एक ने कहा, हम होटल में बड़े हथियार नहीं ला सकते थे, छोटे से काम चल जाएगा। कहने वाले ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। दूसरे ने दरवाजे को बंद कर दिया। रिवॉल्वर का रुख पॉमी की तरफ था। वो कह रहा था, हमारे भगवान टेलीपैथी के निशाने पर हैं और तुम मेरे निशाने पर। मैं चैलेंज करता हूँ, फरहाद मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा, मगर तुम्हारे पास रहकर यह बता सकेगा कि वह तुम्हें इस रिवॉल्वर की गोलियों से बचाने की सलाहियत नहीं रखता है। उसकी बातों से जाहिर था कि वो योगा का माहिर है। मैंने फ़ौरन टेलीपैथी की लहरों को उसके दिमाग तक नशर किया। एक पल के लिए जगह मिली, फिर उसने सांस रोक ली। मुझसे भूल हो गई। इस एक पल में शदीद जहनी झटका पहुंचाया जा सकता था, मगर मैंने उसे आजमाना चाहा और गलती कर बैठी। वास्ते हुए बोला, फरहाद क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? तुम इसे बचा नहीं सकोगे। अलबत्ता इसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो समझा दो कि ये चुपचाप हमारे साथ चले और कोई चालाकी दिखाने की हमाकत ना करे। आनंद ने कहा, तुम लोग स्वामी जी के आदमी हो, ये ज़रूर जानते होगे कि मैं माँ नीलमा दासी का बेटा हूँ। वो बातें करते हुए पॉमी के सामने ढाल बन गया। रिवॉल्वर वाले ने कहा, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, सामने से हट जाओ। आनंद ने सीना तान कर कहा, कभी नहीं, ये दोनों मेरी पनाह में हैं, तुम मेरी जान लेकर इन्हें ले जा सकोगे। रिवॉल्वर वाले ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि आनंद को जबरन सामने से हटाया जाए। मैंने पॉमी से कहा, आने वालों में से तुम एक को संभालो, दूसरे को आनंद संभालेगा। 2 शख्स उसे हटाने के लिए तेजी से आए। मैंने आनंद के दिमाग में ये बात पैदा की कि उसे एक शख्स से लिपट कर रिवॉल्वर वाले की तरफ जाना चाहिए। आनंद ने इस पर अमल किया। उससे पहले ही पॉमी ने फुर्ती दिखाई। उसने दूसरे शख्स को लात रसीद की। वह सीधा रिवॉल्वर वाले की तरफ गया। अपने ही साथी पर फायर नहीं किया जा सकता था। उसने एक तरफ हटकर पॉमी का निशाना लेना चाहा, यानी वो एक्शन में था। फौरन ही सांस नहीं रोक सकता था जलजला पैदा करने के लिए। एक पल की मोहलत काफ़ी थी। यकबारगी उसके हलक से चीख निकली। हाथ से रिवॉल्वर उछलकर फिजा में बुलंद हुआ। फिर जिम्नास्टिक के करतब दिखाने वाली ने एक छलांग लगाकर उसे कैच कर लिया। बाजी पलट गई थी, मगर मैं फरहाद और सोनिया के लिए परेशान थी। मेरा कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा था। लेडी रोजीना के बाथरूम की खुदाई का खातिरख्वाह नतीजा नहीं निकला था। पौमी दुश्मनों के एक मुहासरे से निकलती थी, दूसरे मुहासरे में रह जाती थी। मैंने कहा, पौमी, मैं शीबा बोल रही हूँ, यहाँ से फौरन निकलो, मैं एक बुरी खबर सुनाने वाली हूँ। पौमी ने ल्यूचिन और आनंद को बाहर निकालकर चारों को कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे को लॉक करके बोली, शीबा जल्दी बताओ क्या बात है? तुम किसी फ्लाइंग क्लब की तरफ जाओ, मैं बता रही हूँ। मैंने फरहाद और सोनिया के मुख्तसर हालात बताए। मेरी बात खत्म होने तक वो ल्यूचिन के साथ कार में बैठ गई थी। आनंद अपनी कार ड्राइव कर रहा था। पौमी ने पूछा, तुमने अब तक मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैं इतनी मसरूफ़ रही कि बताने का वक्त नहीं मिला। मेरी तमाम तदबीरें नाकाम हो गई हैं, बताओ मैं क्या करूं? सबसे पहले रेड पावर के बॉस से कहो वो हमारे लिए हेलीकॉप्टर रवाना करे। फिर तुम सोनिया के दिमाग में ज़्यादा रहो। फरहाद और असफंदियार वगैरह के पास ना जाना, वो तुम्हें महसूस कर लेती हैं।
तुम चुपचाप मालूम करो आखिर पाताल दुनिया में क्या हो रहा है और उसके पीछे कौन लोग हैं। मैंने बॉस को हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहा। फिर पॉमी को मुखातिब किया। उसने पूछा, तुम अभी तक मेरे पास हो? मैं जा रही हूँ। तुम्हें यह बता दूं कि पाताल दुनिया में कुछ ऐसे साइंसी आलात हैं जिनके जरिए इंसानी दिमाग को कंप्यूटर सिस्टम के मुताबिक बनाया जाता है। मसलन एक कंप्यूटर में बेशुमार याददाश्तें महफूज की जाती हैं। उसी सिस्टम के मुताबिक एक इंसान के दिमाग में एक डॉक्टर के तमाम तजुर्बात को महफूज किया जाता है। उसी दिमाग में एक इंजीनियर, साइंसदान और टेलीपैथी जानने वाले की तमाम सलाहियतों को भी महफूज किया जाता है। पॉमी ने पूछा, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैंने कहा, फरहाद वगैरह की जो आवाज़ अपने अंदर सुनाई देती है उस आवाज़ ने एतराफ़ किया है कि वो 5 भाई बहनें हैं। जब वो पांचों फरहाद की टेलीपैथी को अपने दिमागों में मुंतकिल करा लेंगे तब उनके सामने आ जाएंगे। क्या इससे जाहिर नहीं होता कि वो कंप्यूटर सिस्टम जैसी मखसूस तकनीक के जरिए टेलीपैथी की सलाहियतें अपने अंदर पैदा करने वाली हैं? अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। टेलीपैथी के मैदान में तुम्हारे और फरहाद के मुकाबिल 5 ऐसे दुश्मन होंगे जो ख्याल ख्वानी में अगर बरतर न हुए तो कमतर भी नहीं होंगे। आज नहीं तो कल ऐसा ज़रूर होगा। टेलीपैथी सिर्फ मेरी और फरहाद की जागीर नहीं है। जहाँ इतनी साइंसी इजादें हो रही हैं वहाँ ऐसे साइंसी आलात भी तैयार हो चुके हैं या हो रहे हैं जो एक नाड़ी के दिमाग को भी टेलीपैथी का आमिल बना सकती हैं। खुदा के लिए तुम सोनिया के पास रहो, मैं लेडी रोजीना के फॉर्म में जाऊंगी। मैं उन्हें छोड़कर सोनिया के पास आ गई। मैंने उसे आखिरी बार उसी रूम में देखा था जहाँ फरहाद टेलीपैथी के मौजू पर लेक्चर दे रहा था और जहाँ असफंदियार पहली बार एक रूह की हैसियत से पहुंच गया था। सोनिया पाताल दुनिया के कोड वर्ड्स के मुताबिक लोरी सुनने अपने बिस्तर पर गई थी। मुझसे वाकई भूल हो गई। मुझे सोनिया के दिमाग में रहना चाहिए था। वो मुझे महसूस नहीं कर सकती थी, ना ही तनवीमी अमल करने वाले को मेरी मौजूदगी के मुतल्लिक बता सकती थी। मैं उसके पास पहुंच गई। वो गहरी नींद में थी। क्या उसे फिर हिप्नोटाइज किया गया था? क्या वो तनवीमी नींद सो रही थी? मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग को पढ़ा। अचानक ही मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। वो मेरी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने वाली थी। उस मक्कार को एक मामूली सा मौका मिला था और वो मक्कारी दिखा गई थी। वहां के दस्तूर के मुताबिक हर फर्द को हफ्ते में एक बार तनवीमी अमल से गुजारा जाता था। अगर ऐसा ना किया जाता तो तनवीमी अमल का असर ज़ायल हो जाता। हिप्नोटिज्म के अमल में यही एक खराबी है, इसका असर देर पा नहीं होता। जिस वक्त सोनिया को हिप्नोटाइज करने के लिए बुलाया गया वो उस अमल के पिछले असर से निकल रही थी। उसकी समझ में कुछ आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए वो क्लासरूम में फरहाद से तरह तरह के सवालात कर रही थी। जब वो क्लासरूम से बाहर गई तो असर कुछ और कम हुआ। इतना समझ गई कि वह पूरी तरह होश में नहीं है, लिहाजा अपने हालात को और अपने माहौल को समझना चाहिए। वह पाताल दुनिया के जिस हिस्से से गुजर रही थी वहाँ इक्का दुक्का औरतें नजर आ रही थी। एक औरत चाय की ट्रे उठाए सामने से आ रही थी। उसे जबरन रूह बना देने से क्या होता है? आखिर वो जिंदा थी, उन्हें भूख प्यास लगती थी। बहरहाल वो सामने से आने वाली औरत जाने कैसे लड़खड़ा गई। तवाज़ुन बिगड़ते ही ट्रे से चाय की केतली फिसलती हुई सोनिया पर आ गई। चाय का गर्म पानी बदन पर पड़ा तो जलन महसूस हुई। साथ ही दिमाग रोशन हो गया, जैसे आंख खुल गई हो, ख्वाब मिट गए हों और ये दुनिया अपनी असल सूरत में नजर आ रही हो। एकदम से याद आया कि वो पाताल दुनिया में कैसे पहुंची थी। अगर उसे कुछ याद आने से रह जाता तो मैं उसके अंदर रहकर बड़ी हद तक दिमागी तवानाई पैदा कर सकती थी। उसकी याददाश्त के मुताबिक वह 20 घंटे पहले लेडी रोजीना की रिहाइशगाह में थी। रेडीमेड मेकअप के जरिए खुद को छुपाए रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसने सोचा था फरहाद के दुल्हा बनकर आने से पहले ही लेडी रोजीना की ख्वाबगाह में दाखिल हो जाएगी। आखिर वो सोनिया थी जो इरादा करती थी उस पर कामयाबी से अमल करती थी। उस पुरस्कार ख्वाबगाह में सिर्फ ऐसे वक्त बिजली की रास्ता रोकती थी जब लेडी रोजीना अंदर होती थी। ख्वाबगाह से बाहर जब वो रिहाइशगाह के दूसरे हिस्सों में रहती तो 2 औरतें ख्वाबगाह की सफाई के लिए अंदर जाती थीं। आखिरी बार सोनिया एक औरत के साथ गई थी। वो औरत हमराज थी। सफाई के बाद बाहर आ गई। सोनिया अंदर ही रही, पलंग के नीचे जाकर लेट गई। दिन के वक्त लेडी रोजीना अपनी आदत के मुताबिक सोने के लिए ख्वाबगाह में आई। दरवाजे को अंदर से बंद किया। वह पलंग के नीचे से दिख रही थी। खिड़कियों और दरवाजे पर बिजली की रोह दौड़ने लगी थी। मगर जो बात तजस्सुस में मुब्तला कर देने वाली थी वो ये थी कि लेडी रोजीना बाथरूम में जाने के बाद वापस नहीं आई थी। वह 2 घंटे तक इंतजार करती रही, फिर पलंग के नीचे से निकल आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाथरूम में जाकर सो गई हो। उसने बाथरूम के दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, मगर अंदर गहरी खामोशी थी। उसने हैंडल पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। फिर उसने झांक कर देखा, फिर हैरानी से अंदर आ गई। वहाँ की सफाई के दौरान जो बाथरूम में नजर आया था वो नहीं था। सामने एक जीना फर्श की तह में जाता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल वही मंजर था जिसे बाद में फरहाद ने देखा था। वो जीने से उतरकर तह खाने में पहुंची। सामने जरा फासले पर एक पलंग नजर आया जिस पर लेडी रोजीना सो रही थी। इसके बाद वो कुछ ना देख सकी। अचानक उसके हलक से चीख निकली। एक सांप ने उसे डस लिया था। यानी फरहाद के साथ जो कुछ पेश आया था उससे पहले सोनिया भी इन हालात से गुजर चुकी थी। उसे भी यही महसूस हुआ था कि सांप का जहर उसे हलाक कर रहा है। वो मर रही है, मरती जा रही है और शायद मर भी चुकी है। फिर ना जाने कितना वक्त गुजर गया, उसे जिंदगी का एहसास होने लगा। वो किसी आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई थी। कहाँ थी कुछ पता ना था। अभी आंखें बंद थी मगर कान कुछ आवाज़ें सुन रहे थे। एक शख्स कह रहा था, मैं अब भी समझाता हूँ, इसे मार डालो, यहाँ इसकी आमद हमारी मौत की आमद है।
एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, तुम तो बात बात पर डर जाते हो, भला ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाएगी? ये हमारे इंजेक्शनों के जरिए अपनी ज़ात से गाफिल रहेगी। लेडी रोजीना की आवाज़ सुनाई दी, जो तुम अपने नाम में सिर्फ एक जो रखो। कितनी बार समझाए, एक लफ्ज़ को 2 बार अदा ना करो, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। जो ने कहा, मेरी आदत से तुम्हें क्या लेना है, काम की बात बात करो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी यही जिद है, मैं सोनिया की तरह मकार बनूंगी, इसकी तमाम चालाकियां अपने अपने दिमाग में मुंतकिल करूंगी। एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी, जो हमारी सबसे छोटी और लाडली बहन है, हम इसकी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे, मगर अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस पर तनवीमी अमल नहीं करूंगा। मेरी प्यारी बहन जो तुम इसकी निगरानी करती रहोगी, और रोजीना तुम इंजेक्शन लगाकर इस मक्कार औरत के दिमाग को फ़िलहाल कमज़ोर बनाकर रखना। इसके सरहाने टेप रिकॉर्डर रख दो, रिकॉर्डर से मेरी आवाज़ इसके कानों में गूंजती रहेगी, इसके कमज़ोर दिमाग को यह तस्लीम करने पर मजबूर करती रहेगी कि यह मर चुकी है और अब पाताल दुनिया में रूह की हैसियत से ज़िंदगी गुजारी है। सोनिया सुन रही थी, आंखें खोलकर, जाहिर नहीं करना चाहती थी कि होश में आ गई है। उसका जहन तेज़ी से सोच रहा था किस तरह वहाँ से बचकर निकलना चाहिए। उसकी बातों से पता चल रहा था वो किसी पाताल दुनिया में है और वहाँ रहने वाले खुद को जिंदा नहीं समझती हैं, रूह की तरह ठंडी और पुरसुकून जिंदगी गुजारती हैं, और अब किसी इंजेक्शन के जरिए उसके दिमाग में भी यही बातें नक्श की जाएंगी। इंसानी दुनिया में सारा खेल दिमाग का होता है। दिमाग कमज़ोर हो तो वो दूसरे की बात बगैर हीलो हुज्जत के मान लेता है। जिस्म ख्वाह कितना ही मजबूत हो, दिमागी कमज़ोरी उस ताकतवर को गुलाम बना देती है। इस वक्त सोनिया के जिस्म में जहर का असर बाकी था। वो खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। बिस्तर से उठकर किसी से 2-2 हाथ नहीं कर सकती थी। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उसने आंखें बंद रखने का इरादा किया था, मगर दिमाग कमज़ोर हो तो इरादा कायम नहीं रहता। उसकी आंखें आप ही आप खुल गईं। वो सब चुप हो गए। एक शख्स ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। नब्ज़ की रफ्तार महसूस करने लगा। वो तादाद में 5 थे, 3 मर्द और 2 औरतें। उनमें से एक लेडी रोजीना थी और दूसरी जो अगरचे जवान थी मगर बच्ची सी लगती थी। बड़े शौक से सोनिया को यूं देख रही थी जैसे तस्वुर में खुद सोनिया बन रही हो। वो सब टेलीपैथी के खौफ से खामोश हो गए थे। जो नब्ज़ की रफ्तार महसूस कर रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खौफनाक सी थीं, मगर उन आंखों में जहरीली खामोशी और वीरानी थी। वो खौफनाक लगने के बावजूद अपनी तरफ खींच लेती थीं। ऐसी आंखें तनवीमी अमल में अहम रोल अदा करती हैं। उसने सोनिया के हाथ को आहिस्तगी से बिस्तर पर छोड़ दिया, फिर कहा, अफसोस, बेचारी मर गई। जो ने तड़प कर आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगी मिस सोनिया। उसकी बात पूरी होने से पहले एक भाई ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खौफनाक आंखों वाले भाई ने बड़े प्यार से कहा, प्यारी बहन जो हमने अच्छी तरह समझाया, जब तक सोनिया यहाँ रहेगी तुम अपनी आवाज़ नहीं सुनाओगी, वरना फरहाद तुम्हें ट्रैप कर लेगा। वादा करो आइंदा गूंगी बनकर होगी। जो ने हाँ के अंदाज में सह लाया। भाई ने उसके मुंह पर से हाथ हटा लिया। लेडी रोजीना एक सरिंज में दवा भर कर ले आई थी। सोनिया किसमिस आने लगी। कमजोरी इतनी थी कि न उठ सकती थी, ना ही जुबान से कुछ बोल सकती थी। उससे शख्स ने कहा, सोनिया तुम मर चुकी हो, मुर्दे हरकत नहीं करते, तुम भी हिल नहीं सकोगी। इंजेक्शन की सुई उसके बाजू में पेवस्त हो गई। इसके साथ ही दिमाग धुआं धुआं सोने लगा। कानों के करीब एक भारी भरकम सी आवाज़ सरगोशे में गूंजने लगी, तुम मर चुकी हो। जिंदा इंसानों की दुनिया से तुम्हारा रिश्ता कट चुका है। तुम इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया में हो, जिसे जिंदा लोग कब्र कहते हैं, मगर ये नेक रूहों का मस्कन है। वो कानों में चुभने वाली भारी भरकम आवाज़ दिल में उतर रही थी, दिमाग पर छा रही थी, और सोनिया तारीकी में डूबती जा रही थी। वो एक बार फिर गाफिल हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद आंख खुली, मगर वही भारी भरकम आवाज़ दिल को धड़का रही थी, मौत का यकीन दिला रही थी, और वो खुद को मुर्दा महसूस कर रही थी। दिमाग तस्लीम कर रहा था कि वो महज एक रूह बनकर रह गई है। ऐसा 3-4 बार हुआ। आंख खुलती रही, आवाज़ें दिमाग पर नक्श होती रहीं, कभी गाफिल होती रहीं, कभी मदहोशी में आंखें खोलकर देखती रही। आखिरी बार होश आया तो उसने जिस्मानी तवानाई महसूस की। शायद गफलत के दौरान इंजेक्शन और दवाओं के जरिए खुराक पहुंचाई जाती रही थी। वो उठकर बैठ गई, मगर इस यकीन के साथ कि वो मर चुकी है और अब रूह की हैसियत से हरकत कर रही है। वो 5 भाई बहन कभी किसी के सामने नहीं आते थे। वो पहली बार सोनिया की बेहोशी से धोखा खा गए। उनके अंदाजे के मुताबिक वो और कुछ देर बाद होश में आने वाली थी। ये अंदाज़ा करते वक्त वो सोनिया की कुव्वत इरादी और एहसाब इस्तेहकाम को भूल गए थे। नतीजा ये हुआ कि उसने आंखें खोलकर 5 भाई बहनों की सूरतें देख ली। दिमागी कमजोरी के बायस मक्कारी की सलाहियत ना रखते हुए भी उसने खतरनाक मक्कारी दिखाई थी। पाताल दुनिया में वो पहली औरत थी जिसने उन 5 को देख लिया था, जबकि फरहाद ने सिर्फ लेडी रोजीना को देखा था। बहरहाल ये मक्कारी बाद में रंग दिखाने वाली थी, लिहाजा ये बात की बात है। अभी सोनिया के ख्यालात पढ़ने से ये मालूम हुआ कि पाताल दुनिया में रहने वालों को 2 तरह से दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाया जाता है। एक तो तनवीमी अमल से, जैसे कि फरहाद पर किया जाता रहा। दूसरे दवाओं के जरिए, जैसा कि सोनिया के दिमाग को तस्खीर किया गया। दूसरी बात यह मालूम हुई कि वो सोनिया से खौफजदा थे, उसे मार डालना चाहते थे।
मगर छोटी बहन जोजो को उसकी तरह मक्कार बनाने के लिए जिंदा रखा गया था। यह अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि एक फर्द के दिमाग की मखसूस सलाहियतों को दूसरे के दिमाग में कैसे मुंतकिल किया जाता है। तीसरी बात यह मालूम हुई कि वहां के लोगों को हिप्नोटाइज करने वाला वही एक बड़ा भाई था, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और खौफनाक सी थीं, मगर उन आंखों में जहरीली खामोशी और वीरानी रहती थी। वो पाताल दुनिया के अहम अफराद को यके बाद दीगरे अपना मामूल बनाने में इतना मसरूफ रहता कि पिछले 20 घंटों से सोनिया पर तनवीमी अमल करने का मौका नहीं मिला था। उसके दिमाग को इंजेक्शनों के जरिए कमजोर बनाया गया था और मुसलसल कानों में बजने वाली आवाज ने खुद को रूह तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया था। मगर इंजेक्शनों का आर्जी असर खत्म हो चुका था। बदन पर गर्म चाय गिरने के बायस वो ऐसे चौंक गई थी जैसे ख्वाब में चलने वाले को सिगरेट की नन्ही सी आग से चरका देकर बेदार कर दिया गया हो। वह समझ गई कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है और उसने अज़म कर लिया था कि अब कोई ये खेल नहीं खेल सकेगा। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वहां जाकर बिस्तर पर लेटने के बाद उसके बाजू में इंजेक्शन लगाया जाता, लेकिन कमरे का दरवाजा मुकफ्फल था। फिर वही मानूस आवाज सुनाई दी, सोनिया ऑपरेशन रूम में आ जाओ, तुम्हें दूसरी लोरी सुनाई जाएगी। वो सोच में पड़ गई। कोई भी रूह सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करती थी, फौरन हुक्म की तामील करती। वो भी ऑपरेशन रूम तक जाते हुए सोचने लगी, मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्या उन्हें मुझ पर शुबा हो गया है। ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखते हुए देखा। कमरे के वस्त में एक अस्पताली बिस्तर था, सफेद चादर बिछी हुई थी। वही आवाज सुनाई दी, बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। वह बिस्तर के सिरे पर बैठ गई, फिर जूते उतार कर लेट गई। वो जाहिर कर रही थी कि अभी तक दवाओं के जेरे असर है और मामूला बनकर तमाम अहकामात की तामील कर रही है। कमरे में और कोई सामान नहीं था। वो समझ गई दूसरी लोरी सुनाने का मतलब तनवीमी अमल करना था। पहली लोरी वो थी जब उसे इंजेक्शन देने के बाद कानों के करीब मखसूस बातें समझाई जाती थीं और इन बातों को तस्लीम करके वो खुद को रूह समझने लगी थी। कमरे में 4 बल्ब रोशन थे, वो एक एक करके बुझ गए। बाहर से आने वाली हल्की रोशनी में एक कद्दे-आवर शख्स कमरे में आया। उसने दरवाजे को बंद किया। गहरी तारीकी छा गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे में पलंग के सराहने वाला दायरानुमा बेड लैंप रोशन हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पलंग के करीब आया। फिर उसका चेहरा रोशनी के दायरे में आते ही सोनिया चौंक गई। वह असफंदियार था। उसने गूंजती हुई सरगोशी में कहा, मेरी बच्ची, मैं कल दुश्मन था, आज दोस्त हूं। मैं नहीं जानता पहले यहां कौन तनवीमी अमल करता था। मेरे अंदर से उभरने वाली आवाज ने हुक्म दिया है मैं तुम पर अमल करूं और तुम्हें रूहानी जज्बात से माला माल कर दूं। सोनिया ने सोचा, क्या ये फिर दोस्त बनकर दुश्मनी करेगा। मैंने कहा, सोनिया मैं शीबा बोल रही हूं। मैं फरहाद और मोहतरम के दिमागों में जाती हूं तो वो मुझे महसूस कर लेती हैं। तनवीमी अमल के दौरान वो अपने आमिल को कह सकती हैं कि मैं दिमाग में मौजूद हूं। सोनिया ने पूछा, क्या मोहतरम के दिमाग को भी तस्खीर किया गया है। मैं यकीन से नहीं कह सकती। मोहतरम बहुत ज़बरदस्त आमिल रह चुकी हैं। 5 भाई बहनों ने इन्हें भी तस्खीर करके तुम लोगों की तरह मामूल बनाया होगा। ये बात दिल को नहीं लगती। मैं इनके दिमाग में रहकर चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकूंगी। असफंदियार ने गहरी टटोलती हुई नजरों से सोनिया को देखते हुए पूछा, क्या तुम शीबा से बातें कर रही हो। नहीं, मैं सोच रही हूँ। हम दुनिया में एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, मरने के बाद एक ही जगह रहने पर मजबूर है। तुम शीबा से बातें कर रही थी, झूठ ना बोलो। रूहें झूठ नहीं बोलती और रूहें किसी पर शुबा नहीं करती। अगर तुम खुद को रूह कहते हो तो मुझ पर एतमाद करो। मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ, शीबा पर नहीं कर सकता। वो जिंदा लोगों में है और हमें धोखा दे सकती है। तुम्हारे दिमाग में हो सकती है, तुम सोच की लहरों को महसूस नहीं करती हो। ये कैसे होगा कि वो मेरे दिमाग में है या नहीं। हम रूहों के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। मैं अभी हकीकत मालूम कर लूंगा। मोहतरम ने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर कहा, मेरे प्यारे दोस्त यहाँ आओ और मेरी मदद करो। कमरे का दरवाजा खुला, कोई अंदर आया, फिर दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पलंग के पास आया। जब वो मोहतरम के करीब दायरा नुमा रोशनी में पहुंचा तो सोनिया फिर एक बार चौंक गई। वो फरहाद था। मोहतरम ने कहा, मेरे दोस्त फरहाद, मैं तुम्हारी सोनिया को मुकम्मल रूह बना रहा हूं, मगर मेरे अमल के दौरान शीबा मदाखलत कर सकती है। हाँ, कर सकती है। तुम इसे सोनिया के पास आने से रोक दो। अगर वो सोनिया के दिमाग में ना हो तो वो जहां भी हो तुम उसके दिमाग में रहो। जब भी वो सोनिया के पास आना चाहे मुझे बता दो। सोनिया ने सोच के जरिए मुझसे कहा, शीबा फौरन यहां से जाओ, मेरी फिक्र न करो। फरहाद को बातों में उलझाती रहो, वो मेरे दिमाग में ना आने पाए। मैं अपनी जगह हाजिर हो गई। चंद सातों के बाद ही फरहाद ने मुखातिब किया। मैंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ओ फरहाद, आखिर तुम्हें मेरी याद आ गई। मैं मुर्दा हूं, किसी जिंदा साथी को याद नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्या रूहें जिंदा इंसानों के दिमागों में आकर बातें कर सकती हैं। अपनी साथी रूहों की हिफाजत की खातिर रूहें दुनिया में आ सकती हैं। सच बताओ, क्या अभी तुम सोनिया के पास थी। मैं घंटे भर से अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हूं। आखिर बात क्या है। मैं तुम्हें समझाने आया हूं, सोनिया के पास ना जाओ। क्यों ना जाऊं। मेरा दोस्त मोहतरम उस पर तनवीमी अमल कर रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, फरहाद तुम्हें क्या हो गया है। तुमने असफंदियार की साजिशों से मुझे निजात दिलाई, इसके बरक्स सोनिया को उसके दाम में ला रहे हो। अपनी ही सोनिया को दुश्मन की मामूला बना रहे हो।
मैं पहले कह चुका हूं, अब वो दुनियावी असफंद यार नहीं रहा, मेरा बेहतरीन यार बन गया है। आज के बाद सोनिया भी मुकम्मल रूह बन जाएगी। फिर हम तीनों हंसी खुशी पाताल दुनिया में रहेंगे। तुम्हें भी हमारे पास आना चाहिए। फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो, मुझे सोनिया के पास जाने दो। हरगिज़ नहीं। जब तक तनवीमी अमल पूरा नहीं होगा मैं तुम्हारे पास रहूंगा। अगर मैं पोमी के पास जाना चाहूँ, तुम आधे घंटे तक कहीं नहीं जाओगी, एक ज़रा ख्याल ख्वानी नहीं करोगी। अच्छी ज़बरदस्ती है। चलो ये बताओ, तुम्हारे अंदर कौन बोलता है? वो भी मेरा दोस्त बन गया है। इसका मतलब है तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई है? अभी मुलाकात नहीं हुई है, फिर दोस्ती कैसे हो गई? ख्याल ख्वानी के जरिए? यानी तुम उसके दिमाग में गए थे? मैं नहीं गया था, एक मशीन के जरिए मेरी टेलीपैथी की तमाम सलाहियतें उसके दिमाग में मुंतकिल हो गई हैं। क्या कह रहे हो? मैंने शदीद हैरानी से पूछा। ये कैसे हो गया, प्लीज़ मुझे बताओ। एक की सलाहियतें दूसरे के दिमाग में कैसे मुंतकिल हो सकती हैं? क्या इस बात को समझती हो कि एक कंप्यूटर की तमाम याददाश्तें हासिल करके दूसरे कंप्यूटर में डाल दी जाती हैं, इसी तरह दूसरा कंप्यूटर पहले की तरह काम करने लगता है? क्या जिस दिमाग की बात कर रहे हो उसमें द किलर की तरह कंप्यूटर लगा हुआ है? हरगिज़ नहीं। मेरा दोस्त एक आम इंसान की तरह दिमाग रखता है। मेरी बात को समझने के लिए इस हकीकत को मानना होगा कि कंप्यूटर से ज़्यादा इंसानी दिमाग पेचीदा है। हमारे एक साइंसदान ने इस पेचीदगी को बड़ी हद तक समझ लिया है। उसने दिमाग के ज़रा बराबर मुख्तलिफ खानों का हिसाब करके ये अमली तजुर्बा किया है कि एक दिमाग की कोई खास बात दूसरे दिमाग के किसी नन्हे से खाने में किस तरह नक्श की जा सकती है। जिस तरह कंप्यूटर का ग्राफ नहीं मिट सकता, उसी तरह साइंसदान ने दिमाग के अंदर जो ग्राफ बनाकर जो बातें बिठाई हैं वो कभी नहीं मिट सकेंगी। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हें और उस शख्स को किसी एक मशीन से मुंसलिक किया गया होगा। हाँ, कुछ ऐसी ही तकनीक थी। हमारे दरमियान एक मशीन थी। मैं और मेरा दोस्त मुख्तलिफ तारों के जरिए मशीन से मुंसलिक थे। उस पर रखे हुए टीवी स्क्रीन पर इंसानी दिमाग की वाज़ेह तस्वीर नजर आ रही थी। दिमाग पर नन्हे नन्हे से ग्राफ बने हुए थे। मेरी सोच की लहरें आड़ी तिरछी लकीरों की सूरत में दाएं से बाएं गुजर रही थीं और दिमाग के मुख्तलिफ ग्राफ लाइनों और खानों में जगह बना रही थीं। फरहाद, क्या तुम कोई साइंस फिक्शन सुना रहे हो? रूहें कभी झूठ नहीं बोलती। याद है जब मैं जिंदा था और तुम मादाम कंप्यूटर के रूप में पुरस्कार बनी हुई थी तो मेरी दास्तान का मौजू क्या था? उन दिनों तुम दास्तान गोई के जरिए दहशतगर्दी की पेशगोई कर रहे थे। मेरी दास्तान के उस हिस्से को पढ़कर कितने लोगों ने यकीन किया होगा कि अनकरीब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर होगी। कराची को बेरोत बना दिया जाएगा और पेशावर में आए दिन लर्जाखेज धमाकों से कानून का मजाक उड़ाया जाएगा। मैं खामोशी से सुन रही थी। फरहाद ने कहा, हवाई जहाज की इजाद से पहले अलिफ लैला के मुसन्निफ ने अपनी कहानी के किरदारों को जादुई शतरंज पर बिठाकर फिजाई सफर कराया था। चांद पर इंसान के कदम रखने से बहुत पहले कितने ही मुसन्निफों ने अपने किरदारों को चांद पर पहुंचाया था। हमारी दुनिया के बेशतर मुसन्निफ दानिस्ता या नादानिस्ता अपनी आबीती में अपने हालात पेश करने के साथ मुस्तकबिल की पेशन गोई भी करते हैं। आज मेरी ये बात शायद मज़का खेज हो, मगर आने वाला वक्त साबित कर देगा कि एक शख्स की सलाहियत दूसरे शख्स के दिमाग में कंप्यूटर सिस्टम के मुताबिक मुंतकिल की जा सकती है। मैंने उसकी बातें सुनते हुए घड़ी देखी। सोनिया ने कहा था कि मैं फरहाद को बातों में उलझाए रखूं। वो यकीनन असफंद यार की लालमी में कोई चाल चल रही होगी। आधा घंटा गुजर चुका था। मैं तजस्सुस में मुब्तला थी। सोनिया के हालात मालूम करना चाहती थी। फरहाद ने मुझसे कहा, तुम बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? मैं पोमी के लिए परेशान हूँ, उसके पास जाना चाहती हूँ। ज़रा इंतज़ार करो, मैं मोहतरम से पूछ कर आता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, नहीं फरहाद, मुझे छोड़कर ना जाओ, वहाँ तनवीमी अमल जारी रहने दो। उसने हैरानी से पूछा, अभी तुम तनवीमी अमल के खिलाफ थी, अब उसे जारी रखने को कह रही हो? कैसी अजीब बात है। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम कुछ छुपा रही हो, सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारे चोर ख्यालात भी पढ़ सकता हूँ और सोनिया के दिमाग में भी जाकर सच मालूम कर सकता हूँ। मैं मुश्किल में पड़ गई। उसने मेरी घबराहट को महसूस करते ही कहा, मैं अभी सोनिया के पास? उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने चीख कर कहा, नहीं, उसके पास ना जाओ, तुम्हें सोने की मोहब्बतों और कुर्बानियों की कसम है, उससे दुश्मनी ना करो। यह कहते ही मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फरहाद मेरे दिमाग से जा चुका था। मैं उसके दिमाग में पहुंच गई। वसफंद यार से पूछ रहा था, क्या तुमने अमल ख़त्म कर लिया? उसने कहा, हाँ, मैंने इसे मामूला बनाने और इसके दिमाग में रूहानी जज्बात नक्श करने के बाद तनवीमी नींद सुला दिया है। लेकिन मैं इत्मीनान करना चाहता हूँ, तुम इसके दिमाग में जाकर मालूम करो क्या वाकई ये तनवीमी नींद में डूब चुकी है। फरहाद ने मुझसे कहा, शीबा, मेरे दिमाग से जाओ, मैं सोनिया के पास जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, इसके दिमाग में ना जाओ। उसने बात ना मानी, ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, मगर इससे पहले कि वह सोनिया के दिमाग तक पहुंचता मैंने अचानक ही उसे एक दिमागी झटका पहुंचाया। उसके हलक से चीख निकली। वो लड़खड़ाकर पीछे गया, लेकिन गिरने से पहले ही असफंद यार ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? फरहाद ने तकलीफ से कराहते हुए कहा, मैं दुनिया में दुश्मनों को दिमागी अजियतें देता था, आज मरने के बाद शीबा ने मेरे साथ ये सलूक किया है। मैं अपने सलूक पर पछता रही थी, मुझे रोना आ रहा था। मैंने बड़ी नदामत से कहा, फरहाद, मुझे माफ़ कर दो, मैं सोनिया की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, फॉर गॉड सेक, उसे तनवीमी नींद में रहने दो। फरहाद ने बुलंद आवाज से कहा, शीबा, हम रूहें ठंडा मिजाज रखती हैं। मैं जवाबन तुमसे दुश्मनी नहीं करूंगा, मगर तुम यहाँ से चली जाओ।
असफंदियार ने कहा, फरहाद, तुम सोनिया को मुकम्मल रूह बनाने के लिए जिंदा इंसानों को जवाबन सजा दे सकते हो। मोहतरम की आवाज़ सुनते ही वही भारी भार कम आवाज़ किसी स्पीकर के जरिए सुनाई दी। फरहाद, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, सोनिया के दिमाग में जाओ, कोई रुकावट बने तो दुश्मन बन जाओ। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझसे और सोनिया से दुश्मनी नहीं कर सकते, मेरी बात मान लो फरहाद। स्पीकर से आवाज़ आई, मान लो फरहाद, सोनिया के पास जाने की जहमत ना करो। आखिर मैंने किस दिन के लिए तुम्हारी सलाहियतें अपने दिमाग में मुंतकिल कराई हैं। यह सुनते ही मैंने उस बोलने वाले के दिमाग में छलांग लगाई। मुझे मालूम था वो सांस रोक लेगा, लेकिन रोकने से पहले मैंने झटका पहुंचाया। उसके हलक से करा और जुबान से गाली निकली। उसने झुंझलाते हुए स्पीकर के जरिए कहा, फरहाद, शीबा ने मुझे मेंटल शॉक पहुंचाया, मैं हुक्म देता हूं जवाबी कार्रवाई करो। मैंने सांस रोक ली। बाबा साहब के इदारे में रहकर मैं भी सेहतमंद हो गई थी और चंद सेकंड तक बासानी सांस रोक सकती थी। फरहाद को पहली बार नाकामी हुई। उसकी सोच की लहरें वापस गईं, मगर मैं उसके बाद सांस नहीं रोक सकती थी। अचानक ही मेरे दिमाग को ऐसा शदीद झटका लगा कि होश उड़ गए। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। मैं तकलीफ से कराहते हुए बुड़बुड़ाई, हाय फरहाद, दुश्मन हमें इस मुकाम तक ले आए हैं जहां हम टेलीपैथी के खतरनाक हथियार को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा के लिए सोनिया के पास ना जाओ। मगर वो जा चुका था। मैं चंद सेकंड तक ख्याल ख्वानी ना कर सकी। फिर सोनिया के पास पहुंची तो फरहाद मोहतरम से कह रहा था, मेरे दोस्त, सोनिया ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे एपनाटाइज करने के दौरान ये ट्रांस में नहीं आई थी। मोहतरम ने ताज्जुब से पूछा, यह कैसे हो सकता है? इसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया था। मेरी आंखों में इतनी कशिश है कि ये अपनी आंखें मेरी आंखों से हटा नहीं सकी थी। मेरी आवाज़ और मेरे तरीक़ेकार से मुतासिर हो रही थी। फिर किस बात ने इसे मामूला बनने से रोक दिया? फरहाद ने कहा, इस मक्कार ने एक मामूली सी हरकत की। तुम्हारे अमल के दौरान इसके दोनों हाथ सीधे बिस्तर पर रखे हुए थे और जिस्म से लगे हुए थे। ये चुपके चुपके अपने बदन को नोचती रही। जब मामूला बनने वाली आराम से ना हो और जिस्मानी तकलीफ पहुंच रही हो तो वो ट्रांस में कैसे आ सकती है? सोनिया बिस्तर पर यूं उठकर बैठ गई जैसे मुर्दा जिंदा हो गया हो। उसने कहा, ठीक कहते हो फरहाद, ये तुम्हारे दोस्त असफंदियार की बदकिस्मती है। इसने आज से पहले भी तिल अबैब में मुझ पर तनवीमी अमल किया था और नाकाम रहा था। तुम अपने होशो हवास में नहीं हो, फिर भी समझाती हूँ। यह असफंदियार उन 5 भाई बहनों से गठ जोड़ करके यहाँ आया है। असफंदियार ने कहा, यह झूठ बोल रही है। सोनिया ने बिस्तर पर से उछलकर एक हाथ रसीद किया। वो मार खाकर पीछे गया। फरहाद ने आगे आकर कहा, सोनिया, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मेरे दोस्त की आवाज़ ने मुझे दुश्मनी की इजाज़त दे दी है। मुझे मजबूर ना करो, वरना शीबा की तरह तुम्हें भी सजा दूंगा। सोनिया बोली, अब यह वक्त आ गया है कि फरहाद मुझे वार्निंग दे रहा है। ऐसी नादानी से बाज आओ। अपना हाथ मेरे हाथ में दो। जब हमारे हाथ मिलते हैं तो दुश्मनों पर बुरा वक्त आता है। कोई दीवार हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अभी पाताल दुनिया से निकलना है, आओ मेरे साथ। वह हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। स्पीकर से आवाज़ आई, फरहाद मेरे दोस्त, इसकी बातों में ना आओ। इसकी ऐसी पिटाई करो कि यह ज़मीन से ना उठ सके। ये सुनते ही फरहाद का हाथ चल गया। सोनिया मार खाकर उछली, फिर एक तरफ दोनों पांव जमा कर खड़ी हो गई। दूसरी बार फरहाद ने हमला किया। वो हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी, मगर वो पाताल दुनिया से जाना नहीं चाहता था। उसने भी सोनिया के हाथ को पकड़ लिया। दरवाजे तक पहुंचने से पहले एक दाव इस्तेमाल किया। वो लटकर फर्श पर गिरी, लुढ़कती हुई जरा दूर गई, फिर उछलकर खड़ी हो गई। उसे तंबी के अंदाज में उंगली दिखाते हुए बोली, मैं आखिरी बार समझाती हूँ, जरा सोचो, एक औरत से लड़कर जीतना चाहोगे तो मर्दानगी ना होगी, और शिकस्त खा गई तो दुनिया हंसेगी कि एक औरत से मार खा गई। मैं तुमसे हारना चाहता हूँ, ना जीतना, सिर्फ अपने साथ रखना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें यहां से ले जाना चाहती हूँ। फरहाद ने एक घुंसा मुंह पर रसीद किया। इसके बाद दूसरा और तीसरा घुंसा मारते हुए पिछली दीवार तक ले गया। फिर ठोड़ी के नीचे गला दबाते हुए उसे दीवार से लगा दिया। सोनिया का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। दीदे फैल गए थे। नाक और मुंह से खून बह रहा था जो उसका अपना फरहाद बहा रहा था। मैं दम साधे ख्याल ख्वानी के जरिए देख रही थी। सोनिया की गुर्राती हुई आंखों से जाहिर था वो अगले किसी भी लम्हे में जिंदगी और मौत की जंग शुरू करने वाली थी। सोनिया और फरहाद की मोहब्बत की दास्तान एक खतरनाक मोड़ इख्तियार करने वाली थी। मोहब्बत में ऐसी घड़ियां भी आती हैं कि जिसकी चाहत में जान कुर्बान की जाए वही जान का दुश्मन हो जाता है। वह फरहाद की सबसे पहली मोहब्बत थी और वही आखिरी मोहब्बत होगी। बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने अपनी जिंदगी में पेशन गोई की थी कि फरहाद की आखिरी सांसों में सिर्फ सोनिया ही साथ रहेगी, और वो उसी सोनिया को मार रहा था जैसे मार डालना चाहता हो। मैं सोनिया के दिमाग में थी। उससे पूछ रही थी, बताओ मैं क्या करूं? तुम मेरे पास रहो और चुपचाप तमाशा देखती रहो। नहीं सोनिया, मैं किस दिल से देखूं? तुम्हारी नाक और मुंह से खून बह रहा है, ये तुम्हें मार डालेगा। हम लड़ने वाले ट्रेनिंग हासिल करते वक्त पहले मार खाने और जुल्म बर्दाश्त करने की आदत डालते हैं, फिर मारना सीखते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ किस दिल से फरहाद पर हाथ उठाऊं। मैंने तुम्हारी खातिर फरहाद को जहनी झटका पहुंचाया था। मोहब्बत अपनी जगह, तुम्हें भी जवाबी कार्रवाई करना चाहिए। फिर मैंने फरहाद से कहा, कुछ तो ख्याल करो, सोनिया का गला दबा रहे हो, उसका दम घुट रहा है। उसने गिरफ्त जरा ढीली की, फिर पूछा, बोलो मेरे दोस्त, असफंदियार की मामूला बनोगी या नहीं? ये मुझे मामूला बनाकर रूह बनाना चाहता है जबकि मैं जिंदा हूं। क्या तुम चाहते हो मर जाऊं? हाँ,
मैं चाहता हूं तुम मर जाओ, उसके बाद मेरे पास रहो। फरहाद, मेरी तरह तुम भी जिंदा हो, मेरी बात का यकीन करो। वह पांचों भाई बहन इस जेर जमीन हिस्से में कहीं से आते हैं, उनके आने जाने का रास्ता यहीं कहीं है, प्लीज मेरे साथ चलो। वही भारी भरकम आवाज सुनाई दी, फरहाद ये बहुत मक्कार है, तुम्हें बातों में बहला रही है, मैं तुम्हारी सलाहियतों को आजमाना चाहता हूँ। 2 मिनट के अंदर इसे तनवीमी अमल के बिस्तर पर पहुंचा दो। ये सुनते उसने सोनिया को बालों से पकड़कर खींचा, फिर उसे एक झटके से उठाकर कांधे पर डाल लिया। वो उसी बिस्तर पर उसे पहुंचाना चाहता था, लेकिन बिस्तर के करीब पहुंचते ही सोनिया ने दोनों हाथों और पैरों से उसके जिस्म को जकड़ लिया। फिर पूछा, क्या तुमने इसी तरह गले लगने के लिए उठाया है? वो बिस्तर पर झुकते हुए बोला, चलो लेट जाओ। मैं लिपटी हूं, खुद को छुड़ा लो तो लेट जाऊंगी। वो उसके बोझ से बिस्तर पर गिर पड़ा, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो बेशुमार हाथ पांव वाले ऑक्टोपस की तरह चिमटी हुई थी। दूर खड़ा हुआ असफंदियार नजर आ रहा था। वो एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या 2 हंसों के जोड़े पर तनवीमी अमल कर सकते हो? असफंदियार उसे घूरते हुए होंठ भींचने लगा। सोनिया को अपने दिमाग के अंदर वही भारी भरकम आवाज सुनाई दी, सोनिया तुम जानती हो, फरहाद की सलाहियतें मुझ में मुंतकिल हो गई हैं। अगर तुम सीधी तरह मामूला बनने पर आमादा ना हुई तो मैं दिमागी झटके पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ये मत भूलो कि सोनिया की हिफाजत के लिए मैं भी इसी दिमाग में मौजूद हूं। पहले तुमने अचानक दिमाग में आकर मुझे अजियत में मुब्तला किया था, अब मैं सांस रोक लूंगा। क्या हमेशा के लिए रोक लोगे? मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी, जब भी सांस लोगे मैं अंदर पहुंच जाऊंगी। वो चुप रहा, शायद सोनिया के दिमाग में जा चुका था। उधर फरहाद ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया, सर को झटके दे रहा था। फिर भी उसे तनवीमी अमल के बिस्तर पर तन्हा रहना मंजूर न था। वो उससे लिपटी हुई लुढ़कती हुई पलंग पर से फर्श पर गिर गई। ऐसी सूरत में वो एक दूसरे से अलग हो गई। फरहाद ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, वो लुढ़कती हुई पलंग के नीचे चली गई। बाहर आओ। नहीं आऊंगी। क्या तुम मुझसे जीत सकोगी? क्या तुम भूल गए कि आज तक सोनिया पर कोई काबू न पा सका? मैं फरहाद हूं। फरहाद हो मगर मुर्दा, और सोनिया को भी मुर्दा बनने का शौक नहीं। वो रेंगता हुआ पलंग के नीचे आया। वो लुढ़कती हुई दूसरी तरफ निकलकर खड़ी हो गई। फरहाद नीचे से आने लगा तो वो दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। फिर बोली, असफंदियार गवाह रहना, मैंने अपने महबूब पर हाथ नहीं उठाया और मैं इसे साथ चलने को नहीं कहूंगी। ये खुद ही मेरे पीछे आएगा, मैं इसे पाताल दुनिया से निकाल कर ले जाऊंगी। फरहाद उसकी तरफ दौड़ता रहा था। वो भी दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई। उन 5 भाई बहनों में से बड़े भाई की भारी भरकम आवाज सुनाई दी। वो चीख कर कह रहा था, फरहाद रुक जाओ, वो बड़ी मक्कारी से तुम्हें पीछे लगाकर हमसे दूर ले जाना चाहती है। फरहाद कमरे से बाहर आकर रुक गया। सोनिया जरा दूर एक पथरीली दीवार से लगी खड़ी थी। उसने कहा, शीबा, इस नई ख्यालखोनी करने वाले को फिलहाल बड़े भाई कहना चाहिए, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बताएगा। मैं उसे नसीहत करना चाहती हूँ कि फरहाद को ना रोके। इसे दुनिया की हसीन तरीन औरतें मेरे पीछे आने से नहीं रोक सकी। बड़े भाई को अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। वो चाहता था फरहाद मेरी ऐसी पिटाई करे कि मैं जमीन से उठ ना सकूं। मैंने सोनिया के दिमाग में कहा, बड़े भाई की घबराहट से जाहिर है कि खुफिया रास्ता तुम्हें मिल सकता है, इसीलिए वो फरहाद को रोक रहा है। वो तुम दोनों को एक साथ खोना नहीं चाहता। वो फरहाद को खोना नहीं चाहता और मुझे मार डालना चाहता है। अब देखो मैं बड़े भाई को किस तरह बौखलाहट में मुब्तला करती हूँ। इसके बाद उसने बुलंद आवाज से कहा, शीबा, तुम तो जानती हो मैं दूसरों की आवाज़ों और लहजों की कितनी कामयाब नकल करती हूँ। फरहाद, तुम गवाही दो, क्या मुझ में यह सलाहियत है? फरहाद ने तायद की। सोनिया ने कहा, बड़े भाई, मैं पहली औरत हूं जिसने तुम 5 भाई बहनों की सूरतें देखी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारी सबसे छोटी और लाडली बहन जोजो की बातें भी सुनी हैं। अब मैं उसकी आवाज़ और लहजे की नकल शीबा को सुना रही हूँ। अब 1 मिनट के अंदर ही वह तुम्हारी बहन जोजो के दिमाग में पहुंच जाएगी। नहीं, बड़े भाई की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। मैं शीबा को जोजो तक पहुंचने नहीं दूंगा। फरहाद, दौड़ो, सोनिया को पकड़ो, इसे जोजो के लहजे की नकल सुनाने का मौका ना दो। फरहाद ने दौड़ लगाई। सोनिया वहां से भागने लगी। मैंने शदीद हैरानी से कहा, तुम क्या चीज़ हो? कितनी आसानी से फिर फरहाद को पीछे लगा लिया है। उधर बड़े भाई की आवाज़ जैसे पूरी पाताल दुनिया में गूंज रही थी। वो चीख चीख कर कह रहा था, मैं हंगामी हालात का ऐलान कर रहा हूं, मेरे जांबाजों, सोनिया को चारों तरफ से घेर लो, इसे गोलियों से छलनी कर दो। मैंने फरहाद के दिमाग में कहा, अब भी होश में आओ, ये वही शख्स है जो पाताल दुनिया में किसी से दुश्मनी पर रोकता है, दोस्ती, अमनो आश्ती की फिजा हमवार करता था। अब अपनी ही जुबान से सोनिया पर गोलियां चलाने का हुक्म दे रहा है। होश में आओ फरहाद, होश में आओ। पाताल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में स्पीकर के जरिए आवाज़ गूंज रही थी। दौड़ते हुए बेशुमार कदमों से जलजला सा महसूस हो रहा था। उसका ख्याल था कि सोनिया जान बचाने के लिए भागती रहेगी तो शीबा को जोजो का लहजा नहीं सुना सकेगी। सुनाने के लिए रुकना चाहेगी तो गोलियों की जद में आ जाएगी। फिर गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। मुझे सोनिया की मक्कारी और दलेरी पर हैरत होती है। उसे चारों तरफ से सनसनाने वाली गोलियों से खौफजदा होना चाहिए था, मगर वह मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल कामयाब हुई थी। वह पुरस्कार शख्स अपनी जोजो को बचाने की फिक्र में यह भूल गया था कि गोलियों की गूंजती हुई आवाज़ें पाताल दुनिया से बाहर जा रही होंगी। वाहरी मकारी। सोनिया अगर फरहाद की दीवानी ना होती तो सियासतदान जरूर होती। पोमी चलते चलते रुक गई। उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके साथ ल्यूचिन और आनंद थे। रेड पावर के एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें वहां पहुंचाया था।
उसने मुझसे कहा था कि जल्द ही लेडी रोजीना के फार्म तक पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में उसने सोचा उसकी रिहाइशगाह में जाना फजूल है। खोदने वालों को जेर जमीन दुनिया तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला था, मगर रास्ता तो जरूर कहीं से होगा। वो पाताल दुनिया वाले बिल्कुल ही जमीन में दफन नहीं हो गए होंगे। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उनका सुराग लगा चुकी थी और ये बात पौमी को मालूम थी। उसने हेलीकॉप्टर को पहाड़ी के दूसरी तरफ उतारा था। उसका ख्याल था अगर पाताल दुनिया का रास्ता लेडी रोजीना की ख्वाबगाह से बंद हो गया तो पहाड़ी के दूसरी तरफ दूसरा खुफिया रास्ता जरूर होगा, और वो रास्ता किसी मकान के, किसी बड़ी इमारत के या किसी फैक्ट्री वगैरह के अंदर से जाता होगा। उसने परवाज के दौरान ही 1 मील के रकबे में हदबंदी की दीवारें देखी थी। उस हदबंदी के अंदर एक बड़ी सी फैक्ट्री नजर आई थी। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया, इस फैक्ट्री में फ्रूट जूस तैयार होती हैं। आदमरो वुड बरसों से इस फैक्ट्री का मालिक है। पम्मी के हुक्म से वो हेलीकॉप्टर उसी फैक्ट्री के हाथे में उतारा गया। कितने ही ट्रक फ्रूट जूस के टीन से भरे हुए कार्टून ले जा रहे थे। रेल ट्रॉलियां भी जरूरी सामान से भरी हुई फैक्ट्री के अंदर और बाहर आती जाती दिखाई दे रही थी। वो तीनों एक ट्रॉली में बैठकर फैक्ट्री के दफ्तरी हिस्से की तरफ आए। वहां का मैनेजर और दूसरे अहम अफराद हेलीकॉप्टर को उतरते देखकर बाहर आ गए। पौमी ने वहां पहुंचते ही कहा, मैं आप लोगों को जहमत देने आई हूं। ये मेरी बहन ल्यूचिन है, इसका शोहर माइकल झगड़ा करके घर से चला गया है। हम 1 हफ्ते से तलाश कर रहे हैं, क्या इस नाम का कोई आदमी यहाँ काम करता है? मैनेजर ने कहा, यहाँ माइकल नाम का कोई आदमी नहीं। ल्यूचिन ने कहा, गॉड, अब वो नहीं मिलेगा। मैनेजर ने कहा, ऑफिस में आओ, जूस पी कर जाओ। पौमी ने पूछा, क्या हम फैक्ट्री को अंदर से देख सकती हैं? मैनेजर ने एतराज नहीं किया। उन्हें अपने साथ फैक्ट्री के अंदर ले गया। बड़े फख्र से कहने लगा, हमारा माल फरोख्त के एतबार से न्यूयॉर्क में अव्वल नंबर पर है। इस फैक्ट्री के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में फाइन क्वालिटी का जूस बोतलों में भरा जाता है, दूसरे हिस्से में कम कीमत का जूस यहाँ से टिन में सप्लाई होता है। वह बहुत कुछ कह रहा था। पौमी बड़ी तवज्जो से फैक्ट्री के फर्श को और काम करने वालों को देखती जा रही थी। किसी न किसी मुश्तबा शख्स को भांप लेने की उम्मीद थी। फिर ख्याल आया, अगर यहाँ से कोई खुफिया रास्ता होगा तो वो फैक्ट्री में काम करने वालों से छुपाया गया होगा, लिहाजा वो दफ्तरी हिस्से में हो सकता है। वो दफ्तर में आई। उन तीनों को बेहतरीन जूस पीने के लिए दिया गया। वो पीती रही और सोचती रही। फिर अचानक ही पेट पकड़कर कराहने लगी। मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ? पौमी ने कराहते हुए कहा, परेशानी की बात नहीं है, यूं ही सी तकलीफ है। दरअसल मैं किसी औरत को ही तकलीफ बता सकती हूँ। क्या मैं कहीं आराम से 5-10 मिनट लेट सकती हूँ? जरूर, मेरे साथ आओ। यहाँ आराम करने के लिए एक रिटायरिंग रूम है। वह ल्यूचिन के साथ मैनेजर के पीछे गई। कई दफातर के पीछे एक कमरा था जहां पलंग और सोफे नजर आ रहे थे। मैनेजर ने कहा, जब तक चाहो आराम करो। क्या मेडिकल एड की जरूरत है? नो थैंक यू। वो चला गया। ल्यूचिन ने दरवाजे को अंदर से बंद करके पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूं। वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर गई। फर्श पर पांव मार मार कर अंदाजा करने लगी। ऐसे वक्त वो बार बार सोच के जरिए मुझे पुकार रही थी। अगर मैं होती तो फैक्ट्री के मैनेजर वगैरह के दिमाग में पहुंचकर बहुत कुछ मालूम कर सकती थी। पौमी को इतना वक्त बर्बाद ना करना पड़ता। वो मायूस होकर बोली, यहाँ दूर दूर तक कोई बंगला या इमारत नहीं है। फैक्ट्री के खास मुलाजमों के लिए क्वार्टर बने हुए हैं। खुफिया रास्ता यहीं कहीं से होना चाहिए। ल्यूचिन ने कहा, खुफिया रास्ता यहाँ से 2-4 मील दूर किसी मकान में हो सकता है। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, पहला खुफिया रास्ता लेडी रोजीना के बाथरूम से जाता था, यानी तय खाना बाथरूम के नीचे से शुरू होता है। वहां से दूसरा खुफिया रास्ता कितनी दूर तक खोदकर बनाया गया होगा? पहाड़ी के पीछे इस फैक्ट्री तक 1.5 मील का फासला होगा। रास्ता यहीं होगा। पाताल दुनिया वालों ने और 2-4 मील दूर तक सुरंग खोदने की जहमत नहीं की होगी। ये कहकर वह फिर सोच के जरिए मुझे पुकारने लगी। मैं उस वक्त सोनिया की मकारियां देख देखकर हैरान हो रही थी और यह परेशानी भी थी कि कहीं से आने वाली अंधी गोली उसका काम तमाम कर सकती है। बहरहाल पौमी मायूस होकर रिटायरिंग रूम से आ गई। मैनेजर का शुक्रिया अदा करते हुए उसका टेलीफोन नंबर नोट किया ताकि बाद में फ़ोन से रब्ता करके मुझे मैनेजर की आवाज़ सुना सके। उन तीनों ने मैनेजर से मुसाफिया किया, फिर जाने लगे। अचानक पौमी चलते चलते रुक गई। उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने मैनेजर को देखा। वो परेशान नजर आ रहा था। कहने लगा, अब तुम लोगों को जाना चाहिए, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। ये फायरिंग की आवाज़ कैसी थी? मैं क्या कह सकता हूँ, कहीं बहुत दूर से आई थी। वो अपनी घबराहट पर काबू पाने में नाकाम हो रहा था। वैसे ये बात दुरुस्त थी, गोली चलने की आवाज़ बहुत धीमी थी। दूर से आई थी या ज़ेरे ज़मीन से आई थी, सही अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। वो पौमी से बोला, तुम जाने के लिए मुसाफा कर चुकी हो, अब ख्वामखा मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? वो बोली, मेरा जितना वक्त बर्बाद हो चुका है उसका हिसाब करने वाली हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? उसके जवाब देने से पहले ही दूसरी बार फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मुतवातिर कई सेकंड तक फायरिंग हुई थी, फिर खामोशी छा गई। इतनी सी देर में यकीन हो गया कि पाताल दुनिया में गोलियां चल रही हैं। पम्मी जहां खड़ी थी वहां पांव तले जमीन इतने हौले से लरसती रही थी जिसे हसास लोग ही महसूस कर सकते थे, और पम्मी ने महसूस कर लिया था। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैनेजर ने बेख्तियार हाथ बढ़ा दिया। शायद भूल गया था कि मुसाफिया कर चुका है। दूसरे लम्हे उसके हाथ को झटका पहुंचा। वो जूडो के दाव में आ गया था। पम्मी के पास से गुजरते हुए खुले हुए दरवाजे से होकर कमरे के फर्श पर चारों शाने चित हो गया। वो कोई फाइटर नहीं था।
अपनी कमर पकड़कर तकलीफ से चीखने लगा। पॉमी ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर कहा, मेरा दूसरा दाव तुम्हें अपाहिज बना देगा, जल्दी बताओ खुफिया रास्ता कहाँ है। वह तकलीफ से कराते हुए बोला, मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या कह रही हो। वो चारों शाने चित पड़ा हुआ था। पॉमी ने उसके हलक पर एक पाँव रख दिया, फिर जरा दबाव डालते हुए कहा, तुम पाताल दुनिया में पहुंचने वाले हो। मैं कसम खाता हूं मैंने कोई खुफिया रास्ता नहीं देखा है। पाँव हटाओ, मुझे बोलने दो। उसने पाँव वहीं रखा, दबाव कम कर दिया। वो बोला, मेरा बॉस अपनी फैमिली के साथ यहाँ आता है, इस रिटायरिंग रूम के साथ जो कमरा है उसमें जाता है, दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है, घंटों बाहर नहीं निकलता। कभी कभी तो सुबह को कमरे में जाता है, शाम को बाहर आता है। उस कमरे की चाबी कहाँ है? वो तो कमरे की सफाई के लिए किसी मुलाजिम को भी अंदर नहीं बुलाता, मुझे चाबी कैसे दे सकता है? मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगी। फैक्ट्री की मशीनें बंद हो गई थी, सबने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। बंद दरवाजे के बाहर ऑफिस के लोग मैनेजर को आवाज़ देते हुए कह रहे थे, हम 2 बार फायरिंग की आवाज़ें सुन चुके हैं, तमाम लोग परेशान हैं, क्या पुलिस को फ़ोन किया जाए? पोमी ने पाँव हटाते हुए कहा, उनसे कहो अभी फ़ोन ना किया जाए, सब लोग फैक्ट्री के बाहर इंतजार करें, तुम थोड़ी देर बाद आओगे। मैनेजर ने फर्श से उठते हुए यही कहा। ऑफिस के लोग फैक्ट्री में काम करने वालों को मैनेजर का हुक्म सुनाने चले गए। पोमी ने दरवाजा खोलकर देखा, मैदान साफ था, सिर्फ ल्यूचिन और आनंद खड़े थे। पोमी ने साथ वाले कमरे के दरवाजे को देखा, वहां दरवाजा बहुत मजबूत था, उसे तोड़ना आसान न था, मगर किसी तरह तोड़ना ही था। खुद कुदाल चलाकर दीवारों को ही तोड़ना पड़ता, खुफिया रास्ता ढूंढने के लिए कुछ तो करना ही था। ऐसे ही वक्त मैंने सोनिया के दिमाग में रहकर सोचा था कि फायरिंग की आवाज़ें बाहर जा रही होंगी। पोमी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच गई होगी, लिहाजा पोमी मादाम मरियम और पर्सनल गार्ड वगैरह के जरिए मालूम करना चाहिए कि उन्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या नहीं। पहले मैं पोमी के पास पहुंची, वह मैनेजर से एक कुदाल लाने को कह रही थी। मैंने पूछा, क्या कर रही हो? तुम्हें अब आने की फुर्सत मिली है। मैं सोनिया को छोड़ नहीं सकती थी, वो खतरात में घिरी हुई है। क्या तुमने गोलियों की आवाज़ सुनी है? आवाज़ नहीं, आवाज़ें सुनती जा रही हूँ। दूसरा खुफिया रास्ता यकीनन इस साहनी दरवाजे के पीछे है। ऐसा है तो दरवाज़ा न तोड़ो। वह 5 भाई बहन हैं, 2 अहम वजूहात की बिना पर इस खुफिया रास्ते से ज़रूर बाहर आएंगे। यह दरवाज़ा खुद खोल लेंगे, ज़रा इंतज़ार करो। वो 2 वजूहात क्या हैं? एक तो वो चारों अपनी छोटी बहन जोजो से बेहद प्यार करती हैं, दूसरे सोनिया ने चक्कर चलाकर उन्हें फायरिंग पर मजबूर कर दिया है। वो समझ गए हैं कि फायरिंग की आवाज़ बाहर जा रही है, वो पाताल दुनिया बराज में नहीं रहेगी। वो अपनी बहन जोजो और वहाँ की अहम मशीनों की हिफाजत की खातिर ज़रूर बाहर आएंगे। पोमी ने मेरी तायद की, फिर मैनेजर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया। पोमी ने पूछा, शीबा इसके दिमाग में पहुंच गई हो? मैंने मैनेजर की जुबान से कहा, पहुंच गई हूं। वह बौखला गया। शीबा ने पूछा, तुमने फरहाद का नाम सुना है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मैंने खोपड़ी में कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। सबूत यह है कि तुम अपनी मर्जी के खिलाफ अपने मुंह पर तमांचा मारोगे। उसने सोचा, दिमाग में अहमकाना ख्यालात आ रही है, मगर दूसरे ही लम्हे उसने बेख्तियार अपने मुंह पर तमांचा मारा। मैंने पूछा, क्या और सबूत दूं? वह सहम कर बोला, नहीं, मुझे यकीन हो गया है। पोमी ने कहा, बाहर जाओ और अपने आदमियों को यहाँ आने से रोको। अगर पुलिस को फोन करोगे तो अपने ही मुंह पर तमांचे मारते रहोगे, पुलिस वाले आएंगे और तुम्हें पागल समझकर ले जाएंगे। वो चला गया। पोमी ने ल्यूचिन और आनंद को रिटायरिंग रूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद रखने के लिए कहा, फिर समझाया, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं न कहूं दरवाजा न खोलना। वो कमरे में चले गए, दरवाजे को बंद कर लिया। पोमी आहनी दरवाजे से जरा दूर हटकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं सोनिया की खबर लेकर अभी आती हूँ। पाताल दुनिया में फायरिंग बंद हो गई थी। जहां सोनिया खड़ी हुई थी वहां दूर तक एक गंभीर सन्नाटा छाया हुआ था। उसके हाथ में एक स्टेन गन आ गई थी। मैं जितनी देर गैर हाजिर रही उतनी देर में उसने किसी मुसल्ला शख्स को ठंडा करके हथियार छीन लिया था और अब स्टेन गन का रुख फरहाद की तरफ किए खड़ी थी। फरहाद ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम मुझ पर गोली चला सकती हो? खामोश रहो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर कोई भी हमारी तरफ फायर कर सकता है। मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर फायरिंग से बाज रखूंगा। ये मत भूलो, ऐसे नाजुक मौका पर शीबा जवाबी कार्रवाई करेगी और मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगी, सिर्फ जख्मी करूंगी। इस तरह तुम ख्याल ख्वानी नहीं कर सकोगे, मैं तुम्हें जबरन उठाकर ले जाऊंगी। वह घूर कर रह गया। सोनिया ने झुककर एक पत्थर उठाया, फिर दीवार की आड़ से दूर फेंक दिया। पत्थर के गिरने और दूर तक लुढ़कने की आवाज़ पाताल दुनिया के खला में थोड़ी देर तक गूंजती रही, फिर खामोशी छा गई। मैंने कहा, दुश्मन कहीं छुपे हुए हैं, तुम्हारे निकलते ही फायर करेंगे। सोनिया ने बुलंद आवाज से कहा, शीबा तुम कहाँ हो? मेरे दिमाग में आओ, मुझे जोजो की नकल सुनाने का मौका मिल गया है। ये बात सुनकर जोजो के बड़े भाई को फिर घबराना और कुछ कहना चाहिए था, मगर अब उसकी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा, शायद वो यहाँ से निकल गया है। सोनिया ने जरा फासले पर एक बड़े से पत्थर को देखा, फिर दीवार की आड़ से निकलकर दौड़ती हुई उस पत्थर के पीछे चली गई। उसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। अनजाने महाजों पर डटे हुए लोग उस पर गोलियों की बौछार कर सकते थे, मगर कहीं से गोली नहीं चली। उसने फिर खतरा मोल लिया, वहां से दौड़ती हुई दूसरी पथरीली दीवार के पास चली गई। उसकी दौड़ने की आवाज़ें दूर तक गूंजती रहीं, मगर दुश्मन की गोली की एक आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। शायद वो 5 अपने मुसल्ला जवानों के साथ फरार हो गए थे। सोनिया ने स्टेन गन का रुख फरहाद की तरफ करते हुए कहा, तुम आगे आगे चलो, हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। मैं फरहाद के दिमाग में आई। उसने झुंझला कर कहा, क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से।
सोनिया ने कहा, मैं तुम्हारी ख्याल ख्वानी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहती हूँ। तुम शीबा को निकालोगे तो मैं गोली मारकर जख्मी करूंगी। मैंने कहा, प्लीज़ फरहाद, हमें दुश्मन ना समझो। जो दुश्मन थे वो तुम्हें छोड़कर भाग गई हैं। यहाँ अब तुम्हें एक भी रूह नजर नहीं आएगी। उसने घूरकर सोनिया को देखा, फिर आगे आगे चलने लगा। वह स्टेन गन लिए मोहतात नजरों से आसपास आगे पीछे देखती जा रही थी। फरहाद ने आगे चलते हुए नागवारी से कहा, तुम मुझे इस तरह ले जा रही हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस दिन तुम मेरे फरहाद बन जाओगे मैं मुआफ़ी मांग लूंगी। मैंने कहा, सोनिया को गुस्सा ना दिखाओ। उससे शख्स के दिमाग में जाकर पूछो वो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर कहाँ गुम हो गया है। मैं उससे पूछूंगा, पहले तुम यहां से जाओ। फरहाद, मैं दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारे जरिए चुपचाप उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करना चाहती हूँ कहीं वो ऐसा जाल ना फैला रहो जिसके मुत्तल्लिक अभी हम नहीं सोच रहे हैं। प्लीज़ फरहाद, ठीक है तो मेरे साथ रहो। मगर उस शख्स ने तुम्हारे मुत्तल्लिक पूछा तो मैं सच कह दूंगा कि तुम मौजूद हो। क्या सोनिया की खातिर एक झूठ नहीं बोल सकते? तौबा तौबा, झूठ बोलना गुनाह है। मैंने जलकर कहा, तुम्हें तो खुदा ही दुश्मनों से बचाएगा। मैं जा रही हूँ, सोनिया के पास रहूंगी। उसने मुझे दिमाग से जाते हुए यकीनन महसूस किया होगा और उस शख्स के दिमाग पर दस्तक दे रहा होगा। उस शख्स ने शीबा समझकर पहले इनकार किया होगा, फिर फरहाद को यकीन करके दिमाग में जगह दी होगी। मैंने ये तमाम हिसाब करने के बाद ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर चुपचाप उसके दिमाग में पहुंच गई। एक दिमाग में एक से ज़्यादा सोच की लहरें महसूस नहीं की जा सकती। चूंकि फरहाद के लिए दरवाज़ा खुला था इसलिए मुझे जगह मिल गई। वो पूछ रहा था, मैं कैसे यकीन करूं तुम फरहाद हो? फरहाद ने कहा, मुझे मुसीबत में छोड़कर यकीन और बेयकीनी की बात कर रहे हो, पता है? सोनिया मुझे स्टेन गन के निशाने पर रखकर जबरन पाताल दुनिया से ले जा रही है। फिक्र ना करो, अब हमारी रूहें भी यहाँ से जा रही हैं। अब हम जिंदा इंसानों की दुनिया में रहेंगे। तुम सोनिया के साथ ज़रूर जाओ मगर अभी दोस्ती न करना। पहले हम दोनों मिलकर इसे रूह बनाएंगे, फिर इस औरत की दोस्ती पर भरोसा करेंगे। तुमने पाताल दुनिया में सोनिया पर गोलियां चलाने का हुक्म क्यों दिया था? मैं जल्द से जल्द तुम्हारी खातिर उसे रूह बनाना चाहता था मगर उसकी मक्कारी ने काम बिगाड़ दिया। जिंदा इंसानों की दुनिया से लोग यहाँ आने वाले हैं, तुम जल्दी सोनिया के साथ निकल जाओ। अच्छा, जा रहा हूँ। वह दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। उसके निकलते ही मुझे भी निकलना पड़ा क्योंकि उसने सांस रोक ली थी। मैंने कहा, तुम उससे बाहर निकलने का रास्ता तो मालूम कर सकते थे। एक फर्माबरदार की तरह चुपचाप चले आई। वो गुस्से से बोला, तुम धोखा देकर मेरे दोस्त के दिमाग में आई थी, झूठी फरेबी बेईमान। हम नेक रूहों से छल कपट करती हो। अल्लाह ने चाहा तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरोगी। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों औरतों की तरह कोस रहे हो? तुम्हारे पढ़ने वाले सुनेंगे तो तुम्हें फरहाद तस्लीम करते हुए शर्माएंगे। वो दोनों आगे पीछे चल रहे थे। चलते चलते बड़ी देर हो गई मगर मायूसी नहीं हुई। पाताल दुनिया के एक हिस्से में ऊपर की तरफ चढ़ते हुए बड़े बड़े सतून नजर आए। वो दूर तक कई सतून थे जो सीमेंट और बजरी से बनाए गए थे। मैंने कहा, सोनिया, मैं यकीन से कह सकती हूँ ये फ्रूट जूस फैक्ट्री के बुनियादी सतून है। फैक्ट्री शुमाल की तरफ है और वह खुफिया कमरा जनूब की तरफ, लिहाजा तुम दाएं हाथ मुड़कर चलो। उसने फरहाद को दाएं तरफ घूमकर चलने के लिए कहा। अब वो भी हिलो हुज्जत के बगैर चल रहा था क्योंकि उसके रूहानी दोस्त ने उसे जिंदा इंसानों की दुनिया में जाने का मशवरा दिया था। चंद कदम आगे जाने के बाद पुख्ता जीना दिखाई दिया। जीने पर चढ़ने के बाद एक आहनी दरवाजा नजर आ गया। सोनिया ने उसके हैंडल को थामकर उसे खोलने की कोशिश की। वो मुकफ्फल था। उसने कहा, इसे तोड़ना होगा। वो स्टेन गन सीधी करने लगी। मैंने कहा, ठहरो, इस दरवाजे की दूसरी तरफ शायद पोमी होगी। मैंने पोमी के पास आकर कहा, दरवाजे के पास से हट जाओ। सोनिया फायर करके लॉक ब्रेक कर रही है। वो एक तरफ हट गई। मेरे कहने पर सोनिया ने स्टेन गन से तड़ तड़ कई फायर किए, फिर हैंडल को थामकर खोला तो वो खुल गया। लेकिन दूसरी तरफ पोमी नहीं थी। एक खूबसूरत सा कमरा था। आरामदेह सोफों पर इंजीनियर, थर्माक्वाइल मैकेनिक बराड नोज, फल्सफी ह्यूगो और डॉक्टर और साइंसदान वगैरह बैठे हुए थे। ह्यूगो ने उन्हें देखते अपनी जगह से उठकर कहा, ओ फरहाद, अभी हम तुम्हारे जिक्र कर रहे थे। उस आवाज़ ने पेशन गोई की थी कि तुम यहाँ होगे। फरहाद उन्हें देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे अपने रिश्तेदारों में पहुंच गया हो। उसने कहा, यह सोनिया हम में से नहीं है। यह इस हथियार से मुझे जख्मी करने की धमकी देती आई है। फल्सफी ह्यूगो ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो। उसने धमकी दी और तुम डर गए। इतना भी समझने की कोशिश नहीं की कि हम मर चुके हैं। मरने के बाद भला रूह को जख्मी कौन कर सकता है? फरहाद ने ताइद में सारी लाकर कहा, वाकई जब मैं मर चुका हूं तो ये मुझे और क्या मारेगी? चलाओ गोली, अब मैं धमकी में नहीं आऊंगा। सोनिया ने कहा, तुम्हें इनकी उल्टी बातें समझ में आ गई। ये समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें गोली मार ही नहीं सकती। वो स्टेन गन को शाने से लटकाकर दूसरे कमरे की तरफ गई। उसके हैंडल को थामकर खोला तो वो खुल गया। दूसरी तरफ भी एक कमरा था। वहां रिहायशी सामान था मगर वो खाली था। मैं समझ रही थी पोमी पहले दरवाजे के पास नहीं मिली, दूसरे दरवाजे के पीछे होगी मगर वो नहीं थी। शायद सोनिया किसी दूसरी जगह पहुंच गई थी। मैंने कहा, ताजुब है, पोमी ऐसी एक आहनी दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, फिर कहाँ चली गई? तुम उसके पास जाओ मगर फौरन आ जाना। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। पोमी वैसे ही कहानी दरवाजे के पास से हटकर जरा दूर खड़ी हुई थी। मेरी इतला के मुताबिक इंतजार कर रही थी कि सोनिया फायरिंग करके दरवाजा खोलेगी। मेरे मुखातिब करने पर उसने पूछा, देर क्यों हो रही है? क्या फरहाद भी साथ है?
हाँ, दोनों साथ आ रही हैं। सोनिया ने दरवाजे पर फायरिंग की थी मगर वो कोई दूसरी जगह थी। पोमी ने मायूसी से पूछा, क्या फरहाद मेरे पास आते आते फिर बिछड़ गया है? शायद ना बिछड़ा हो, सोनिया के साथ इसी फैक्ट्री के किसी दूसरे हिस्से में हो। मैं उनके पास जाकर मालूम करती हूँ, मगर मैं ना जा सकी। उसाहनी दरवाजे के पीछे से हल्की सी आवाज आई थी। पोमी ने कहा, रुक जाओ, यह दरवाजा खुल रहा है। मुझे जरा इत्मीनान हुआ। सोनिया शायद पोमी को ढूंढती हुई उसाहनी दरवाजे तक आ गई थी, लेकिन जल्द ही अपने अहमकाना ख्याल का पता चला। सोनिया तो फायरिंग के जरिए दरवाजे खोलती आ रही थी, जबकि आने वालों ने चाबी से दरवाजा खोला था। वो पोमी को देखकर ठिठक गए। उस शख्स ने पूछा, कौन हो तुम? मैं आवाज से पहचान गई। वो पांचों में सबसे बड़ा भाई था। उसके साथ एक नौखेज दोशीजा थी, बेहद हसीन, मगर चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। मैं समझ गई वो जोजो थी। मैंने कहा, पोमी, इसके साथ जो लड़की है तुम इसे बोलने पर मजबूर करो। पोमी ने कहा, मैं यहाँ नई स्टीनोटाइपिस्ट हूँ। तुम दोनों कौन हो? मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। ये कहते ही वो जाने लगा। पोमी फौरन ही साथ चलते हुए बोली, क्या तुम मिस्टर आर्मरवुड हो? क्या ये तुम्हारी बेटी है? मैं मुलाजमों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। यू शट अप एंड गो अवे फ्रॉम हियर। पोमी ने मुझसे पूछा, क्या लड़की का नाम जानती हो? मैंने कहा, जोजो। वो मालकाना शान से जोजो के साथ जा रहा था। पोमी ने पीछे से चीख कर कहा, जोजो सांप है। जोजो ने घबराकर चीख मारी। भाई आगे जा रहा था। वो उछलकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर लिपट गई। खौफजदा होकर बोली, सांप कहाँ है? उसे मारो, वो मुझे काट लेगा। चूंकि वह भाई बहन तय खाने में सांपों का तमाशा करते रहे थे, इसलिए उन्हें यूं लगा जैसे वाकई कोई सांप डसने लगा हो। जाने क्यों वो सब जोजो को बेहद प्यार करते थे। वो उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ कुर्सी पर चढ़ गया। इसके बाद फर्श को दूर तक देखने लगा। पोमी हंस रही थी। वो कुर्सी से उतरकर जोजो को अलग करते हुए बोला, यू डर्टी गर्ल, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैंने मजाक नहीं किया है। अभी यहाँ एक सांप था, मैंने देखा, वो उड़ता हुआ जोजो के दिमाग में घुस गया है। जोजो बेख्तियार हंसने लगी। वो पलटकर हैरानी से बोला, क्या बात है बेबी? वो हंसते हुए बोली, शीबा मेरे दिमाग को गुदगुदा रही है। मुझे हंसी हंसी आ रही है। उसे यकीन नहीं आ रहा था, फिर भी परेशान होकर बोला, क्या कह रही हो? मैंने पोमी की जुबान से कहा, मिस्टर आर्मर, तुमने सोनिया को जोजो का लहजा सुनाने का मौका नहीं दिया था, मैंने अब सुन लिया है। वो तेजी से जोजो के पास गया, फिर उसे खींचकर अपने बाजू में छुपाते हुए बोला, नहीं, तुम झूठ कहती हो। तुम इसके दिमाग में नहीं आ सकती। ये मेरी बहन है, मगर हम 3 भाइयों ने इसे बाप बनकर पाला है। हम इसे फूल की तरह रखते हैं। मैं इस फूल के दिमाग में हूं, मगर अभी कांटे की तरह नहीं चुभ रही हूं। मुझे यकीन है तुम मुझे चुभने पर मजबूर नहीं करोगे। तुम क्या चाहती हो? तुमसे बहुत कुछ चाहना है। फिलहाल ये बताओ, सोनिया और फरहाद कहाँ हैं? तुम यकीन करो, मैं नहीं जानता कौन किस रास्ते से फरार हुआ है। मुझे सिर्फ जोजो की फिक्र थी। मैं इसे लेकर जिस रास्ते से आया हूं उसे तुमने देख ही लिया है। तुम्हारी एक बहन और 3 भाई कहाँ हैं? वह मशीनें लेकर किसी और रास्ते से निकल गए होंगे। आखिर कितने खुफिया रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। एक रास्ता मेरी बहन रोजीना की ख्वाबगाह तक ले जाता है। दूसरा रास्ता अभी तुमने देखा है। ये मेरी जाती फैक्ट्री है, यहाँ कोई मुझ पर शुबा नहीं कर सकता। बाकी 2 रास्ते कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। तीसरा रास्ता उस कार में से निकलता है जहां मास्टर की और रोजीना की मुलाकात हुई थी। चौथा रास्ता 1 आध घंटे बाद बताऊंगा। मैं समझ गई, उससे चौथे रास्ते से अहम मशीनें किसी दूसरी जगह मुंतकिल की जा रही हैं। यही बात है ना? तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मुझे अपने दिमाग में आने दो। नहीं, मैं सांस रोक लूंगा। तुम्हें उन मशीनों तक पहुंचने नहीं दूंगा। क्या मैं जोजो के दिमाग से मालूम नहीं कर सकती? मेरी बहन मासूम और नादान है, इसका जहन बचकाना है। ना हम इसे अहम बातें बताती हैं, ना ये किसी अहम मामले में दिलचस्पी लेती है। मैं चंद लम्हों तक जोजो के दिमाग को उसकी नादानिस्तगी में टटोलती रही। वाकई वो अपनी बहन रोजीना और तीनों भाइयों के मामलात को नहीं समझती थी। मैंने कहा, मिस्टर आर्मर, क्या तुम चाहते हो मैं जोजो को परेशान करूं? तुम जानती हो हम बेबी को कितना चाहती हैं। तुम ये भी देखती आ रही हो कि हम फरहाद को किसी वक्त भी खत्म कर सकते थे, मगर खास मकसद के लिए दोस्त बनाकर जिंदा छोड़ दिया है। क्या तुम चाहती हो मैं उसका काम तमाम कर दूं? मैं सोच में पड़ गई। कमबख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा था। बेशक शुबा फरहाद ब्रेन वॉशिंग के बाद उनके रहमो करम पर था। मैंने कहा, पोमी, मुझे सोनिया ने जल्दी आने के लिए कहा था। मैं यहाँ के मामले में उलझ कर रह गई। तुम इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। मैंने फरहाद के पास पहुंचकर देखा वो थर्माक्वाइल और फलसफी हुग्गा वगैरह के साथ एक फोर्ड वैगन में सफर कर रहा था। मैंने उससे पूछा, सोनिया कहाँ है? वो नालायक है, मैं उसे छोड़कर आ गया हूँ। कहाँ छोड़ा है? मुझे नहीं मालूम, जाओ यहाँ से। उसने सांस रोक ली। मैं बाहर निकल गई। दूसरे लम्हे सोनिया के पास थी। पहले चुपचाप मालूम करने लगी। आखिर वो दोनों कैसे बिछड़ गए? पता चला वो फरहाद को थर्माक्वाइल और फलसफी हुग्गा वगैरह के साथ उस कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में गई थी। दूसरे कमरे में कोई नहीं था, मगर वहां रिहायशी सामान की मौजूदगी से दूसरों की मौजूदगी का पता चलता था। फिलहाल उसे कोई नजर नहीं आया। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। वहां खिड़कियों और दरवाजों के पट आहनी थे। तमाम खिड़कियां बाहर से बंद थीं। इस मकान का मोहल्ले को मालूम करने के लिए खिड़कियों को तोड़ना जरूरी था। उसे पता चला वो घूम फिरकर उन्हीं 2-4 कमरों में आ रही है।
बाहर निकलने के जितने दरवाजे थे वो मुकफ्फल थे, यानी वो किसी मकान में फरहाद वगैरह के साथ कैद हो गई थी। वो तेजी से चलती हुई फरहाद की तरफ जाने लगी ताकि उन मुकफ्फल दरवाजों पर फायरिंग करके वहां से निकल सके। जब वो कमरे में पहुंची तो वो खाली था, फरहाद और उसकी साथी रूहें नहीं थीं। उसी वक्त बाहर से किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ती हुई एक मुकफ्फल दरवाजे के सामने आई, उसके लॉक पॉइंट पर फायरिंग की, फिर हैंडल को पकड़कर दबाया तो दरवाज़ा खुल गया, मगर रास्ता नहीं था। एक बड़ी सी अलमारी दरवाजे से लगाकर रख दी गई थी। उसने फौरन ही स्टेन गन को एक तरफ रखा, फिर दोनों हाथों से अलमारी को हटाने की कोशिश करने लगी। वो बहुत वजनी थी, पता नहीं उसके अंदर क्या सामान भरा हुआ था। ज्यादा जोर लगाने पर वो हिल जाती थी मगर सिरकती नहीं थी। वो स्टेन गन उठाकर एक खिड़की के पट पर फायर करने लगी। पट खुल गया, इसके साथ ही हल्का हल्का सा धुआं अंदर आने लगा। खिड़की के साथ एक एयर कंडीशन की तरह कोई मशीन लगी हुई थी, उसमें से धुआं निकल रहा था। वो दौड़ती हुई इस कमरे से निकल गई। उसने दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वो नुकसान पहुंचाने वाला धुआं दूसरे कमरे में न आए। वो इधर से उधर भागती जा रही थी। एक और मुकफ्फल दरवाजे पर पहुंचकर फायरिंग की, वो भी खुल गया, मगर खुलते ही दरख्त की कई शाखें अंदर आ गईं। उन्होंने रास्ता रोकने के लिए एक दरख्त को काटकर दरवाजे के सामने गिरा दिया था, मगर रास्ता पूरी तरह ना रुक सका था। दरख्त का तना आधे दरवाजे को घेरे हुए था। वो पत्तों और शाखों को हटाते हुए बाहर निकल गई। ताज़ा हवा में पहुंचते यूं महसूस हुआ जैसे मुद्दतों बाद खुले आसमान के नीचे आई हो। वह मकान एक पहाड़ी के दामन में था, गोया वही पहाड़ी सिलसिला था जो लेडी रोजीना के फार्म से निकलता था। वो मकान के सामने वाले हिस्से में थी। दूर तक एक कच्ची सड़क जाती हुई दिखाई दी। पहियों के निशानात साफ तौर पर देखे जा सकते थे। वहां से कई गाड़ियां गई थीं। मैंने कहा, उन 5 भाई बहनों में बड़े भाई का नाम आर्मर वुड है। उसने बताया कि पाताल दुनिया से 4 रास्ते बाहर निकलते हैं। सोनिया सुनती जा रही थी और मकान के अतराफ एक चक्कर भी लगा रही थी। मैंने कहा, एक रास्ता लेडी रोजीना की ख्वाबगाह तक ले जाता है। दूसरे रास्ते पर पोमी खड़ी थी, वहां से आर्मर अपनी बहन जोजो के साथ नमूदार हुआ। तीसरा रास्ता इस गार से निकलता है जहां मास्टर की और रोजीना की मुलाकात हुई थी, और चौथा रास्ता यह है जहां तुम हो। वो लोग यहीं से अहम मशीनें निकाल कर ले गए हैं। सोनिया ने कहा, वो ले जाने में कामयाब हो गए हैं, मैं उनका ताकुब नहीं कर सकती। यहां ना कोई आदमजाद है, न सफर का वसीला। रेड पावर के बॉस से बोलो मेरे लिए गाड़ी भेज दे, मगर पहले फरहाद की खैरियत मालूम करो। मैं फिर फरहाद के पास पहुंच गई। उसने खुश होकर पूछा, मेरे दोस्त क्या तुम हो? हाँ, मैं दोस्त हूं। उसने नागवारी का इजहार किया, फिर सांस रोक ली। मैं फलसफी हुग्गो के दिमाग में पहुंच गई। उसकी खोपड़ी में फलसफा पक रहा था। सामने वाली सीट पर थर्माक्वाइल की खूबसूरत असिस्टेंट बैठी हुई थी। गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। असिस्टेंट का बदन हौले हौले हिल रहा था, जैसे अपनी तरफ बुला रहा हो। वो होंठों पर जुबान फेरते हुए फलसफियाना अंदाज में सोचने लगा, क्या एक रूह दूसरी रूह को गले लगा सकती है? उसका फलसफा यह था कि एक दरिया दूसरे दरिया से मिल सकता है, यानी पानी पानी से और हवा हवा से मिल सकती है। मगर आदमी पानी को गले लगाना चाहे तो वो उसे भिगोकर जमीन पर पहुंच जाएगा। हवा को बाहों में लेना चाहे तो वो बाहों में नहीं समाएगी, बदन को छूकर गुजर जाएगी। ह्यूगो ने पाताल दुनिया में किसी औरत को छूकर नहीं देखा था, क्योंकि वहां रूहें ठंडी थीं। जिंदा इंसानों की दुनिया में पहुंचते ही वो गर्म हो रहा था। इसलिए तमाम फलसफियाना सोचें एक औरत के गिर्द मंडला रही थी। मैं उसके जरिए विंड स्क्रीन के पार और पीछे गुजरने वाले रास्ते को देखती जा रही थी। आगे पीछे दूसरी गाड़ियां नहीं थीं। अहम मशीनों को ले जाने वाली गाड़ियां शायद किसी दूसरे रास्ते पर चली गई थीं। मैंने रेड पावर के बॉस को सोनिया के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहा। वो बोला, हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ की हुकूमत ने जब्त कर लिया है। जो पोमी की मदद के लिए मिस्टर नोगू के किले में गया था। दूसरा हेलीकॉप्टर भी पोमी ले गई है। मैं किसी तीसरे का बंदोबस्त करता हूँ, आप भी कोशिश करें, शायद पोमी का हेलीकॉप्टर मिल जाए। वो हेलीकॉप्टर उस फैक्ट्री के हाथे में अब तक मौजूद था। लियोचिन और आनंद उसमें सवार होने जा रहे थे। मैंने आनंद से पूछा, पोमी कहाँ है? उसने कहा, वो फरहाद साहिब आपने देर कर दी, आर्मर उसे ले गया है। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी। वो लियोचिन और आनंद को छोड़कर नहीं जा सकती थी, जबकि उसका दिल फरहाद तक पहुंचने के लिए बेचैन था। असल किस्सा यह है कि मैं फरहाद की टीम में अकेली ख्याल ख्वानी करने वाली रह गई हूँ। मामलात बड़े पेचीदा हैं। तमाम साथी मुख्तलिफ सिमतों में फैले हुए हैं। एक के पास जाती हूँ तो दूसरे के पास से गैर हाजिर रहती हूँ। जहां हाजिर नहीं रहती वहां काम बिगड़ जाता है। जब मैं सोनिया के पास गई तो फरहाद उससे बिछड़ चुका था। उधर पोमी तनहा रह गई थी। आर्मर ख्वाह कितना ही जीदार हो, उसके जैसे दर्जनों भी पोमी को जेर नहीं कर सकते थे, मगर उस कमबख्त ने फरहाद के जरिए अपना काम निकाला था। पोमी ने मेरे जाते ही दूसरे कमरे का दरवाजा खुलवाकर लियोचिन और आनंद को बाहर आने के लिए कहा। लियोचिन को देखते ही जोजो और आर्मर हैरान रह गए, क्योंकि पोमी भी उसकी हमशक्ल थी। जोजो ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, बरादर, ये दोनों जुड़वा हैं। मैं ये जोड़ा अपने साथ ले जाऊंगी। पोमी ने कहा, आनंद, लियोचिन को यहां से ले जाओ, हेलीकॉप्टर में मेरा इंतजार करो। आनंद ने कहा, पोमी, हम तुम्हें तनहा छोड़कर नहीं जाएंगे। आर्मर ने चौंक कर देखा, फिर हैरत और मुसरत से बोला, पोमी, यानी कि तुम जुड़वा बहनें नहीं हो, तुम पोमी हो। वो पोमी जिसके वीडियो कैसेट तमाम खतरनाक तंजीमों के रिकॉर्ड रूम में पहुंच गई हैं।
हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम्हें खुशी क्यों हो रही है? खुशी क्यों नहीं होगी? मेरे मंसूबे की तकमील हो रही है। मैं फरहाद के साथ उसकी तमाम साथियों को जिंदा बतौर मुर्दा बनाकर रखना चाहता हूँ। मैं तुम में से कभी किसी को जान से नहीं मारूंगा। तुम सब जिंदा रहकर मेरे लिए काम करोगे, मगर दुनिया वालों के लिए मुर्दा रहोगे। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। मेरे सामने हवाई महल बनाने वाला सोनिया को जिंदा बतौर मुर्दा न बना सका। वो नागवारी से बोला, मेरी फहरिस्त में सोनिया नहीं है। हम भाई बहनों ने कसम खाई थी कि पहली फुर्सत में उसे गोली मार देंगे, मगर जब हमारी मशीनों ने तवक्को से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई तो हमने सोचा जो की जिद पूरी की जाए। हमारी बहन मासूम और नादान है, वो सोनिया की तरह मक्कार बन जाए। इस एक नामुनासिब फैसले के बायस सोनिया को बच निकलने का मौका मिल गया। कितनी अजीब बात है, लोग फरहाद की टेलीपैथी से नहीं सोनिया की मक्कारी से खौफजदा रहती हैं। उस मक्कार औरत की उम्र बहुत कम रह गई है। मेरा मशवरा है तुम जो की उम्र का हिसाब रखो। सोनिया तुम्हारी कमजोरी को समझ गई है। वो मुस्कुराकर बोला, मैं भी समझ गया हूँ। सोनिया की कमजोरी फरहाद है। बाबा साहब के इदारे में तुम्हें सोनिया और मरजाना का मुरक्कब बनाने की बड़ी कामयाब कोशिशें की गई हैं, लिहाजा तुम भी सोनिया और बाबा साहब के इदारे की एक कमजोरी बन गई हो। उनमें से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं चाहेगा। क्या ख्याल है, मेरे साथ चलोगी? हौसला है तो हाथ लगाकर देख लो। हाथ लगाने की क्या जरूरत है? इतनी देर की गुफ्तगू से समझ गया हूं शीबा यहां मौजूद नहीं है। वो चुप होकर मुस्कुराने लगा, मगर उसका कह कहा भूमि को अपने दिमाग में सुनाई दे रहा था। उसने यकबारगी छलांग लगाई, फिजा में तैरती हुई आई, फिर एक लात उसके सीने पर मारी। वो कराहते हुए पीछे जाकर कुर्सी से टकराया, फिर उसे लिए हुए फर्श नशीन हो गया। वो चाहती थी फुर्ती से हमले करते हुए इस कदर जख्मी और कमजोर कर दे कि वो ख्याल ख्वानी के काबिल न रहे, उसे दिमागी झटके ना पहुंचा सके। वाकई वो ऐसे मौकों पर सोनिया की तरह हाजिर दिमागी और चालाकी का सबूत देती थी। दूसरी तरफ आर्मर में टेलीपैथी की मुकम्मल सलाहियतें पैदा तो हो गई थीं, मगर इन सलाहियतों का हाजिर दिमागी से काम में लाने का तजुर्बा रफ्ता रफ्ता होने वाला था। वह जबरदस्त लात खाकर बौखला गया था। संभलने से पहले पौमी ने ऐसे ऐसे हाथ दिखाए थे कि वो चश्मे तस्वर में उसका वीडियो कैसेट देखते देखते ढीला पड़ गया था। अब उसके फरिश्ते भी टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मगर अचानक ही पौमी के हलक से चीख निकल गई। उसके दिमाग को जबरदस्त झटका पहुंचा था। उसने दोनों हाथों से सर को थामकर आर्मर की तरफ देखा। उन्हें ढाल पड़ा हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसमें दिमागी झटका पहुंचाने का हौसला नहीं था। फिर किसने ऐसा किया? वो फिर चीख मारकर पीछे गई, दीवार से टकरा गई, वहां से चकराते हुए आकर सोफे पर गिर पड़ी। उसका सारा वजूद लरज रहा था। कौन दुश्मन ऐसा कर रहा था? दुश्मन की आवाज आई, तुमने मेरे प्यारे दोस्त को जख्मी किया है, मैं तुम्हें सजा देता हूं। वो कराहते हुए बोली, फरहाद खुदा के लिए मेरा एक मशवरा मान लो। जब तक दोस्त और दुश्मन में तमीज ना कर सको हमारे दरमियान मुदाखलत ना करो। हम में से किसी के काम ना हो। गैर जानिबदार रहकर झूठ और सच, दुश्मन और दोस्त को समझने की कोशिश करते रहो। बाज बातें दुश्मन पर असर कर जाती हैं, दोस्त पर नहीं करती। उसने फिर ज़हनी अजियत पहुंचाई। पौमी सोफे पर तड़पने लगी, दांत कचकचाते हुए बोली, अरे जालिम कितनी सजा देगा, बस कर, खुदा के लिए बस कर। अगर तुम सलामती चाहती हो तो मेरे दोस्त के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पौमी शदीद तकलीफ के बावजूद चौंक गई, कराहते हुए बेयकीनी से बोली, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे अपने पास बुला रहे हो? हाँ, मैंने वादा किया था तुमसे जरूर मिलूंगा। ये वादा सारी जिंदगी में पूरा ना कर सका, मरने के बाद पूरा कर रहा हूं, आ जाओ। वह आहिस्ता आहिस्ता सोफे पर से उठ गई। उसने जालिम बनकर जो अजियतें पहुंचाई थी उन्हें भूल गई, बस उस संगदिल से मिलना याद रह गया। उसने कहा, मिस्टर आर्मर, मुझे अफसोस है, आइंदा तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी। मुझे फरहाद के पास ले जाओ। आर्मर ने फरहाद का शुक्रिया अदा किया, फिर ल्यूचिन और आनंद से कहा, हम जा रहे हैं, तुम दोनों 15 मिनट बाद यहां से जाना। पोमी ने उनसे मुसाफिया करते हुए कहा, मेरी फिक्र न करो, तुम जवान मर्द हो, ल्यूचिन को तहफ्फुज दो। इस हेलीकॉप्टर में उसे जहां ले जाना चाहो ले जाओ, इसे कभी बेसहारा न छोड़ना। वो जोजो और आर्मर के साथ चली गई। कहाँ गई, किस गाड़ी में गई, या आनंद न देख सका। वो 15 मिनट के बाद ल्यूचिन के साथ बाहर आकर हेलीकॉप्टर में सवार हो रहा था। तब मैं वहां पहुंची और ये तमाम हालात मालूम किए। मैंने आनंद से कहा, तुम सफर शुरू करो, मैं बाद में आऊंगी। मैंने पोमी के पास आकर पूछा, ये क्या हमाकत है, तुम कहाँ फंसने जा रही हो? फंसने नहीं, फरहाद से मिलने जा रही हूँ। तुम दुश्मन के साथ जा रही हो। दोस्त के प्यार में फंसने के बाद दुश्मन का जाल नजर नहीं आता। क्या दीवानी हो गई है? दीवानी इतनी जानती है, जब भी बुलाए यार, आर हो जाओ या पार। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, उस पर इश्क का भूत सवार है। किस पर? वो पोमी दुश्मन के साथ फरहाद से मिलने जा रही है। जवान लड़की इश्क तो करेगी ही। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं। क्या तुम्हें इस बात पर एतराज है कि वो फरहाद से क्यों मोहब्बत कर रही है? मैं जरा गड़बड़ा गई, जैसे अंदर छुपी हुई बात बाहर आ गई हो। मुझे सोनिया से गुफ्तगू करते वक्त मोहतात रहना चाहिए। बाजुकात वो चालाक औरत अपनी बातों से चित कर देती है। मैंने जरा संभल कर कहा, भला मुझे क्यों एतराज होगा? वह सर्द आह भर कर बोली, शीबा, हम सब बीमार हैं और डॉक्टर मुकद्दर बेग ने उस एक अनार को हम सब के नुस्खे में लिख दिया है, सब्र करो। मां नीलमा दासी और भगवान हीरा स्वामी का किस्सा अधूरा रह गया था। मुझे किसी और तरफ तवज्जो देने की फुर्सत नहीं मिल रही थी।
इन लम्हात में भी सोनिया, फरहाद और पौमी आजमाइशों से गुजर रहे थे। मैं उनकी खबर लेती रहूंगी। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं यह दास्तान फिर अधूरी छोड़कर उधर चली जाऊंगी। मां नीलमा दासी और हीरा स्वामी को इतला मिल चुकी थी कि कुछ आदमियों ने पौमी, ल्यूचिन और आनंद को एक होटल में घेरने और पौमी को जबरन साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन पौमी ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। हीरा स्वामी ने कहा, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं वो मेरे आदमी नहीं थे। मां नीलमा दासी ने कहा, दुनिया वालों के सामने भगवान बनते और बंद कमरे में हकीकी भगवान की कसम खाते हो। मैं एक दोगले की बात पर भरोसा नहीं कर सकती। मुंह संभाल कर बात करो। अपने शौहर को दोगला कह रही हो? क्या दुनिया वालों के सामने शौहर होने का एतराफ करोगे? बकवास ना करो। मैं यहाँ कब तक बंदा रहूंगा? जब तक मेरा बेटा सही सलामत वापस नहीं आएगा। आखिर वो कब आएगा? कहाँ मर गया है वो? नीलमा ने चीख कर कहा, वो नहीं मर सकता। आप उसकी जिंदगी की दुआ मांगते रहे, वरना रिमोट कंट्रोल का बटन दब जाएगा। हीरा स्वामी ने दहशतजदा होकर नीलमा के सामने रखे हुए रिमोट ब्लास्टर को देखा, फिर सर झुकाकर अपनी जेब को देखते ही आंखें बंद कर ली, मुंह फेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जेब में रखा हुआ नन्हा सा बॉम्ब फट पड़ेगा। वह बड़ी आजिज़ी से बुड़बुड़ाने लगा, फरहाद, मैं मानता हूं तुमने इन आदमियों के दिमाग में पहुंचकर हकीकत मालूम कर ली होगी। बेशक वो मेरे आदमी थे, मगर तुमने ये भी मालूम किया होगा वो अपनी मर्जी से पौमी को गिरफ्तार करने गए थे। मैंने उन्हें हुक्म नहीं दिया। वह नमक हलाल है, अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी मर्जी से इक़दाम करते रहते हैं। मैं भला क्या कर सकता हूँ? वह चुप हुआ, मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। वह मुझे फरहाद समझ रहा था। यूं भी मैं इस वक्त दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मौजूद नहीं थी। मैं उनकी ये हालात बाद में मालूम करने के बाद बयान कर रही हूँ। बहरहाल उसने फिर मुखातिब किया, फरहाद, तुम नीलमा को यकीन दिलाओ वो मेरे आदमी थे, मगर मेरा हुक्म नहीं था। मेरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। वो बार बार मुखातिब कर रहा था। फिर उसे यकीन हो गया कि मैं मौजूद नहीं। उसने गहरी सोचती हुई नजरों से नीलमा को देखा, फिर कहा, मैं कई बार फरहाद को मुखातिब कर चुका हूँ। यह उसका फर्ज है कि वह आनंद की खैरियत से हमें आगाह करता रहे। नीलमा ने तायद की, हाँ, मैं भी कई बार मुखातिब कर चुकी हूँ। जाने वो कहाँ है? शायद मेरे आनंद की निगरानी कर रहा हो। यह तुम्हारी खुशफहमी है, दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे ट्रांसमीटर ला कर दो, मैं अपने आदमियों को हुक्म देता हूँ, वो सिर्फ आनंद की खैरियत मालूम नहीं करेंगे, उसे 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंचा भी देंगे। मैं ट्रांसमीटर नहीं दूंगी। तुम पौमी के खिलाफ कोई हुक्म दोगे तो मेरे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं ऐसा करूं तो बटन दबा देना। वो सोच में पड़ गई। माँ का दिल कह रहा था किसी तरह भी बेटे की खैरियत मालूम करना चाहिए। वो बोला, तुम फरहाद नहीं हो कि सोचते सोचते बेटे के पास पहुंच जाओ, वक्त जाया न करो। उसने रिमोट ब्लास्टर को चटाई के पास से उठा लिया, फिर कमरे से जाते हुए बोली, मैं दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। ट्रांसमीटर लाने तक किसी ने यहाँ आकर खोलना चाहा तो बटन दब जाएगा। वो कमरे से बाहर गई, फिर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। हीरा स्वामी जेरे लब उसे गालियां देने लगा। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए, हथकड़ी से बंधे हुए, खिड़की के आहनी जाल से मुंसलिक थे। पांव आजाद थे, मगर वो आगे नहीं बढ़ सकता था। जुबान पर पाबंदी नहीं थी, मगर वो अपने आदमियों को आवाज देकर बुला नहीं सकता था, क्योंकि ब्लास्टर नीलमा के हाथ में था। आवाज देते ही वो धमाका कर देती। कमरे का दरवाजा खुल गया। वो एक ट्रांसमीटर ले आई। उसके दाएं हाथ में रिमोट ब्लास्टर था। उसने जरा फासले से बाएं हाथ का ट्रांसमीटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। वो चुपचाप खड़ा रहा। नीलमा ने उसे देखा, फिर अपनी हमाकत का एहसास हुआ। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे, फिर वो ट्रांसमीटर को कैसे थाम सकता था? उसने कहा, अगर ये ट्रांसमीटर तुम मेरे हाथों में थमा दो, तब भी मैं किसी से बात करने के लिए ना तो फ्रीक्वेंसी मिला सकूंगा, ना बात कर सकूंगा। छोटे ट्रांसमीटर को मुंह के करीब रखकर बात करना होती है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास आओ, मेरी बताई हुई फ्रीक्वेंसी सेट करो, फिर मेरे मुंह के करीब इसे रखो। मैं अभी आनंद को यहां बुलवा लूंगा। वह हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मैं करीब आऊंगी तो ये ब्लास्टर छीन लोगे। तुम पागल हो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और कौन से हाथ हैं कि छीन लूंगा? तुम्हें भरोसा नहीं है तो ब्लास्टर को चटाई के पास रख कर आओ। अगर मैं ट्रांसमीटर पर आनंद के खिलाफ कोई बात करूं तो ब्लास्टर के पास चली जाना। यही तरीका मुनासिब लगा। उसने चटाई के पास उसे ऐसी जगह रखा कि खतरा महसूस हो तो एक कदम बढ़ाती वहां पहुंचकर बटन दबाने की धमकी दे सके। वो एक वफाशवार बीवी थी। अब भी उसे मार डालने के लिए नहीं, सिर्फ धमकी देने के मुतालिक सोच रही थी। वह ट्रांसमीटर के करीब आई। हीरा स्वामी उसे बताने लगा कि किस तरह मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहिए। वो उसकी हदायत पर अमल करने लगी। जरा सी देर में चूं चूं की धीमी आवाज से इशारा मौसूल होने लगा। उसने कहा, देखो जरा सुनो, कितनी धीमी आवाज है। इसे मुंह के करीब लाओ, वरना दूसरी तरफ आवाज नहीं जाएगी। वो हिचकिचाते हुए जरा करीब आई। हीरा स्वामी ने शौहराना नाराजगी से कहा, जाओ, मैं बात नहीं करूंगा। तुम खुद ही बेटे को बुला सकती हो तो बुला लो। क्या मुझसे आकर लगोगी तो गुनाहगार बन जाओगी? उसने और करीब आकर ट्रांसमीटर को मुंह से लगा लिया। वो बोलने लगा, हेलो हेलो, मैं GHS बोल रहा हूँ। हेलो, कोड वर्ड्स में पैगाम सुनो और फौरन अमल करो। नीलमा ने कहा, खबरदार, कोड वर्ड्स में नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। भाई, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने मुझे बांध रखा है और मेरी जान खतरे में है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। ये कहते ही वो अचानक उछला, फिर दोनों टांगे फैलाकर नीलमा को अपनी लपेट में ले लिया। चीख कर बोला, फौरन आकर मुझे बचाओ। उसके हाथ से ट्रांसमीटर छूट गया। वो दोनों टांगों के हल्के से निकलने की जद्दोजहद कर रही थी।
उसने ब्लास्टर को सिर्फ एक कदम के फासले पर रखा था। वह पलक झपकते ही वहां पहुंच सकती थी, मगर गिरफ्त से नहीं निकल पा रही थी। उसने बड़ी मजबूती से टांगों का पेच डाल रखा था। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, तुम मेरी औलाद के दुश्मन हो। फरहाद को मालूम होगा कि तुम उस बॉम्ब से निजात पा गई हो तो वो मेरे आनंद को मार डालेगा। वो रोने लगी, गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहने लगी, मैं अपने सुहाग की कसम खाती हूँ, वो ब्लास्टर हासिल करके तुम्हारे साथ जान दूंगी। हम अपनी औलाद पर कुर्बान हो जाएंगे। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उसकी गिरफ्त में मचल रही थी और हीरा स्वामी छत पर से उतरकर आने वालों का इंतजार कर रहा था। अभी उनके आने में देर थी। उससे पहले ही अचानक बाजी पलटने लगी। एक चूहा दौड़ता हुआ जाने कहां से आ गया। वह बीच कमरे में आकर ठहर गया। उसके और रिमोट ब्लास्टर के दरमियान सिर्फ 2 गज का फासला था। हीरा स्वामी के दीदे वहशत से फैल गई। उसने हुश हुश कहकर उसे भगाना चाहा, शायद वो भाग जाता। लेकिन सिर्फ इंसान ही दहशतज़दा नहीं होता, जानवर भी होते हैं। चूहा खौफजदा था। उसने घूमकर दरवाजे की जानिब देखा। आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। यक न शुद्ध दो शुद्ध। बिल्ली ने दरवाजे से ही छलांग लगाई। उधर चूहे ने दौड़ लगाई। वो क्या जाने चूहेदान क्या होता है और ब्लास्टर क्या होता है। हीरा स्वामी ने एक चीख मारी, नहीं, अबे वहां से नहीं। मगर चूहा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ ब्लास्टर के ऊपर से गुजरता चला गया। हीरा स्वामी ने आंखें बंद कर ली थी। हे भगवान, माफ कर दे, अगर बच गया तो कभी भगवान नहीं बनूंगा, साधु बन जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। नीलमा ने कहा, ऐसे ही पछता रहे हो तो मुझे छोड़ दो। तुम नेकी के रास्ते पर चलना चाहते हो तो मैं धमाका नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे। उसने एक आंख खोलकर देखा। शायद चूहे का वजन ज्यादा नहीं था, इसलिए बटन नहीं दबा, या वो बटन के करीब से गुजर गया होगा। हीरा स्वामी को यकीन हुआ कि वो बच गया है। उसने कहा, नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी दुश्मन है, तू मुझे भगवान बनते नहीं देखना चाहती। अब मेरे आदमी आते ही होंगे, मैं बच जाऊंगा। म्याऊं म्याऊं, बिल्ली ने जैसे वार्निंग दी। वो फिर घबरा गया, क्योंकि चूहा फिर बिल्ली की नजरों में आ गया था। वो भाग रहा था, ये पीछा कर रही थी। हालात की सितम जरीफी ये कि ये भाग दौड़ ब्लास्टर के आसपास हो रही थी। वह दूर जाते थे मगर फिर वहीं आ जाते थे। हीरा स्वामी ने रोने के अंदाज में चीखते हुए कहा, अरे इस बिल्ली का एक पांव भी बटन पर पड़ गया तो क्या होगा, सब कुछ होगा, पर यह भगवान नहीं होगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दे, मुझे ना उठा। इससे बिल्ली चूहे को उठा ले, मैं चूहा बन जाऊंगा मगर कभी भगवान नहीं बनूंगा। मैं कभी तेरी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। नीलमा अब जद्दोजहद नहीं कर रही थी। उसने गर्दन में बाहें डालकर कहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बिल्ली जरूर इस पर से गुजरेगी, हम दोनों साथ मरेंगे। तुम मरो, मैं नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मगर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद नहीं छोड़ूंगी। उसने फौरन ही गिरफ्त ढीली कर दी। उसे छोड़कर दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। फिर बोला, दौड़ो, उस ब्लास्टर को उठा लो। उधर बिल्ली ने यकबारगी ब्लास्टर की तरफ छलांग लगाई। चूहा दूसरी तरफ था, छलांग चूहे पर थी, इसलिए वह ब्लास्टर के एक बालिश्ते के ऊपर से गुजरती चली गई। हीरा स्वामी की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसने समझा बिल्ली बटन पर पहुंच गई है। उसने जैसे ही जिंदगी की आखिरी चीख मारी, फिर बिल्ली को और बीवी को बेक वक्त गालियां देते हुए कहने लगा, अरे उसे उठाती क्यों नहीं, मुझसे क्यों चिपकी हुई है। हमने मंदिर में भगवान के सामने कसम खाई थी कि जन्म जन्म साथ रहेंगे। मैं वो कसम तोड़ता हूं, तुझे आनंद की कसम, ब्लास्टर को उठा ले। बेटे की कसम सुनते ही वो फौरन अलग हुई। फिर ब्लास्टर को उठा लिया। ये अच्छा ही हुआ कि उसे उठा लिया, क्योंकि दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आ रही थीं। जरा ही देर में कितने ही मुसल्लह अफराद दरवाजे पर नजर आए। हीरा स्वामी ने गुस्से से गरजते हुए कहा, जलील कुत्तो, अब आ रहे हो, कहाँ मर गए थे। एक ने सर झुकाकर कहा, स्वामी जी हम मजबूर थे। आनंद बाबू ने जनाना गेट को लॉक कर दिया था। मां नीलमा दासी के आदमी हमें ताला तोड़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। हमने उनसे लड़ाई की, उन्हें मार के भगाया, तब ताला तोड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। नीलमा ने कहा, पहुंच तो गए हो मगर मेरे कमरे में कदम न रखना, और तुम्हारे स्वामी जी भी तुमसे यही कहेंगे। मुसल्लह फराद ने सवालिया नजरों से हीरा स्वामी को देखा। उसने नीलमा को रहम तलब नजरों से देखा। फिर थूक निकलते हुए कहा, मेरी जेब में नन्ना सा बॉम्ब है। अगर तुम में से यहाँ कोई कदम रखेगा तो मैं रिमोट ब्लास्टर के जरिए मर जाऊंगा। इस वक्त मेरी जिंदगी तुम्हारी माँ नीलमा दासी के हाथ में है। एक ने हाथ जोड़कर पूछा, हम क्या कर सकते हैं, हुक्म दीजिए। स्वामी जी ने कहा, हमारे तमाम जराए इस्तेमाल करो, जितनी जल्दी हो सके आनंद को बाहिफाजत यहाँ ले आओ, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। वो हुक्म सुनकर जाना चाहते थे। उसने कहा, ठहरो, इस कमबख्त बिल्ली को गोली मार दो। वह चूहे को शिकार नहीं कर सकती थी, जाने वो कब निकल गया था। आने वाले दरवाजे पर थे, इसलिए बिल्ली नहीं निकल सकी थी। एक ने अपनी राइफल सीधी करना चाहिए। नीलमा ने डांट कर कहा, खबरदार, इसे न मारना, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने बेबसी से स्वामी जी को देखा। वो गुस्से से बोला, मुझे क्या देखते हो, जाओ यहाँ से, अभी जाओ और अभी आनंद को लाओ। वह चले गए। उस कमरे में वह दोनों फिर तन्हा रह गए। नीलमा ने कहा, आदमी चाहे जितनी कोशिशें कर ले, अपनी जिंदगी से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकता, और चाहे कितना ही खतरात से खेल ले, अपनी मौत से पहले नहीं मर सकता। वो घुरा कर बोला, क्या तुम मुझे नसीहतें कर रही हो। आपने भगवान बनकर नसीहतें करने का ठेका नहीं ले लिया है। जो कुछ अभी हुआ उस पर गौर कीजिए। आपने अपने बचाव के लिए कैसी चाल चली थी, मुझे पास बुलाकर जकड़ लिया। बड़ी चालाकी से ट्रांसमीटर के जरिए अपने आदमियों को बुलाया कि आपके आदमियों ने बचा लिया। वो जरा तवक्कुफ से बोली, ये गौर करने का मुकाम है।
आपने कामयाब चाल चली। आपके आदमी मदद को आने वाले थे, मगर कुदरत ने हकीर से चूहे और बेजरर सी बिल्ली को भेज दिया। कुदरत ने यह समझा दिया कि आप बचना चाहेंगे तो नहीं बच पाएंगे। सिर्फ वही माल के हकीकी हमें बचाता है और वही हमारे दिन पूरे करता है। उसने कहा, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे अकल आ गई है। आइंदा मैं भगवान बनने की हमाकत नहीं। यू शट अप। मौत आपके सीने से लगी धड़क रही है, इसके बावजूद आप चंद मिनटों के अंदर कई बार इंसान बनकर पछताए, फिर कई बार शैतान बन गई। मैं आप पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, मगर हाँ, आपको इस मौत से निजात दिलाती हूँ जो इंसानी हाथों से आ रही है। वो खुश होकर बोला, यानी तुम मेरे हाथ खोल दोगी? हाँ, अभी मैंने आपको जो नसीहत किया उस पर मुझे भी अमल करना चाहिए। मुझे भी भरोसा करना चाहिए कि वो माल के हकीकी चाहेगा तो मेरे बेटे को दुनिया से उठा लेगा। वो चाहेगा तो मेरे बेटे को लंबी उम्र देगा। फिर मैं तुम्हें मौत की धमकी क्यों दे रही हूँ? इसका मतलब है मेरा ईमान कमजोर है। मुझे आपके नहीं अपने ईमान को देखना चाहिए। आप खाल के हकीकी पर भरोसा करें या ना करें, मुझे करना चाहिए। वो आगे बढ़ी, उसके करीब आई, उसकी जेब में हाथ डालकर उस नन्हे से बॉम्ब को निकाला, फिर पीछे हट गई। वो मारे खुशी के कांपने लगा। नीलमा, तुम देवी हो? ओहो, मैं खुशी से मर जाऊंगा। बस एक बात और मान लो, इस मनहूस रिमोट ब्लास्टर को अपने से दूर रखो और मेरे हाथ खोल दो। मेरी बात मान लो, मेरे दिल की रानी, मेरी नीलमा, मेरी माँ, मेरे हाथ खोल दो। उसने ब्लास्टर को चटाई पर रख दिया, उसकी तरफ आने लगी। वो चीख मारकर बोला, नहीं, वो बिल्ली आ जाएगी, उसे वहां ना रखो, मेरे हाथ में दे दो। अरे क्यों मेरा दिल दहलाती हो? इस बॉम्ब को भी चटाई पर रख दो, वो ज्यादा दूर तो नहीं है, हम दोनों मर जाएंगे। वो बेहद संजीदा थी। उसके दिल में ममता और चेहरे पर ईमान का नूर था। उसने पास आकर हथकड़ी खोल दी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे अभी पैदा हुआ हो, अभी जिंदगी मिली हो। उसने आजाद हाथों को उठाकर एक बड़क मारी। नीलमा को एक तरफ धक्का देता हुआ चटाई के पास आया, फिर एक हाथ से रिमोट ब्लास्टर और दूसरे से गोली नुमा बॉम्ब को उठाकर फातिहाना अंदाज में कहका लगाया। वहां से पागलों की तरह हंसता हुआ दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया। मैं जिंदा हूं, मैं मर नहीं सकता, मैं कभी मर नहीं सकता, क्योंकि भगवान कभी नहीं मरता। वो खुशी से चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ उस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक बालकोनी में आया। बाहर बागीचे में उसके चंद अफराद खड़े हुए थे। एक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, हम तमाम जराए इस्तेमाल कर रही हैं, आनंद बाबू की जल्द ही खबर मिलेगी। उसने कहा, तुम लोगों ने तमाम जराए इस्तेमाल किए, सिर्फ भगवान का जरिया रह गया है। नमक हरामो, उसे इस्तेमाल करने के लिए भगवान के पास जाओ। ये कहते उसने बालकोनी की बुलंदी से उस नन्हे बॉम्ब को अपने वफादारों की तरफ फेंका, फिर इसके साथ ही रिमोट ब्लास्टर के बटन को दबा दिया। वो बॉम्ब छोटा सा था, मगर धमाका जबरदस्त हुआ। कितने ही मुसल्लह अफराद की चीखें दूर तक गूंज गईं। वो बालकोनी से मुंह फेर कर वापस आने लगा। मालिक ये नहीं देखता कितने कुत्ते मर गए। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा बचे वो वफादार रहेंगे, आखिर कुत्ते ही हैं। उसके सर से मौत टल गई थी। वो झूम झूम कर मस्ती में चलता हुआ नीलमा के कमरे में आया। कमरा खाली था। वो दूसरे कमरे में पहुंचा। नीलमा टेलीफोन का रिसीवर उठाए नंबर डायल कर रही थी। वो आहट सुनकर पलट गई, फिर बोली, आनंद मैनहट्टन में हो सकता है, मैं फोन करके मालूम करती हूँ। हीरा स्वामी ने रिसीवर को छीना, फिर वही रिसीवर उसके मुंह पर मारते हुए कहा, जलील औरत, अपने बेटे की खातिर मुझे घंटों सूली पर लटकाए रखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह तड़ातड़ हाथ जमाने लगा। बेचारी मार खाती रही। उसने बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक झटका देते हुए पूछा, क्या फरहाद तेरा सगा था? क्या उसके जाने के बाद मेरी जेब से वो बॉम्ब नहीं निकाल सकती थी? क्या वो तुझे बचाने आएगा? मुझे सिर्फ भगवान पर भरोसा है। याद रखिए, मैं आपका जुल्म इसलिए सहती हूँ कि एक दिन आप मेरे बेटे को बाप का नाम देंगे। मैं तेरे बेटे को चुटकी में मसल दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मसलना तो दूर की बात है, आप उसे हाथ में नहीं लगा सकते। मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ, जब तक आनंद सलामत है मैं आपके कदमों की धूल बनकर रहूंगी। अगर उसे नुकसान पहुंचाया गया तो मेरी दुश्मनी महंगी पड़ेगी। उसने भरपूर हाथ रसीद करते हुए कहा, नमक हराम मेरा खाती है, मुझ पर गुराती है, मुझे धमकी देती है। मैं जा रहा हूं, अब तेरे बेटे की लाश तेरे पास भेजूंगा। वह पांव पटकते हुए जाने लगा। नीलमा ने पीछे पीछे चलते हुए कहा, यहां हजारों अकीदतमंद जितना तुम्हें चाहते हैं उतनी ही मेरी इज्जत करते हैं। तुमने अपनी किताबों में जगह जगह एतराफ किया है कि मां नीलमा दासी जगत माता है, वह सच्ची और पाकबाज है। लिहाजा मैं सच बोलूंगी कि तुम भगवान हो, ना भगवान के अवतार। तुम महज एक आम से आदमी और मेरे बच्चे के बाप हो। वो चलते चलते रुक गया। वो बोली, मेरे बयान को झुटलाया नहीं जा सकता। तुम आनंद से दुश्मनी करने जाओ, मैं तुम्हारा पोल खोलने आश्रम जा रही हूं। वो पलट गया, दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सच बोलने से पहले ही तेरी आवाज खत्म कर दूंगा। वो गला दबोचने लगा। नीलमा कुछ कहना चाहती थी, कह ना सकी। उसकी आवाज घुट रही थी, सांस रुक रही थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, हीरे। अचानक उसकी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। नीलमा एक झटके से खुद को छुड़ाते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। हीरा स्वामी परेशान होकर उसे घूरने लगा। वो बोली, तुम अमेरिका हुकूमत को 70 रोल्स रॉयस कारों का हिसाब नहीं दे सकते। उन $1 करोड़ के हीरों का हिसाब कैसे दोगे जिन्हें मैं छुपा कर रखती हूँ? अगर मैं ये खजाना जाहिर कर दूं तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं वो तमाम हीरे अपनी तहवील में ले लूंगा। अगर वो खजाना मेरे पास से बरामद कर सको तो जरूर अपनी तहवील में ले लेना।
तुम्हारा मतलब है वो हीरे मुझे वापस नहीं करोगी? तुमने बहुत कमा लिया और कमाते ही जा रहे हो। तुम जानते हो मैं लालची औरत नहीं हूं। जिस दिन तुम आनंद के बाप होने का ऐलान करोगे मैं वो हीरे वापस कर दूंगी। मैं जबरदस्ती छीन सकता हूं। मैंने 5 बरस के अरसे में उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है, ये तुम्हारे फरिश्ते भी मालूम नहीं कर सकेंगे। वह गहरी सोचती हुई नजरों से उसे देखने लगा। वह दिल ही दिल में तस्लीम कर रहा था। ये औरत मेरे खिलाफ होगी तो आश्रम में आने वाले मुझ पर शुबा करेंगे। इंटेलिजेंस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। ये मेरे खिलाफ उन्हें सबूत फराहम कर सकती है, फिर बेशकीमत हीरों का जखीरा छुपाए बैठी है। इसका कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। माँ बेटे को इतनी सफाई से खत्म करना होगा कि किसी को शुबा ना हो सके। वो गहरी संजीदगी से बोला, वो हीरे तुम्हारे पास ही रहेंगे, अपने पास रखना होता तो तुम्हें ना देता। इतना बता दो उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है। तुमने महज इसलिए मुझे रखने को दिए कि तमाम खजाना तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। किसी दिन भी पुलिस वाले छापा मार सकते हैं। याद है तुमने मुझे आनंद की कसम दी थी कि उन्हें जहां भी छुपा कर रखो किसी को ना बताना। मैं आज तक उस कसम की पाबंद हूं। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बता दो। ये तुम्हारी दी हुई कसम है कि किसी को ना बताना, फिर मैं कैसे बता सकती हूँ? वो गुस्से से भड़क कर बोला, मैं गैर नहीं हूं, मुझे बता सकती हो। मेरे मरने के बाद भी तुम्हें मालूम नहीं हो सकेगा। अगर मैं आनंद को मौत के शिकंजे में पहुंचा दूं तो? उसके अंदर ममता लरस गई। वो कुछ कहना चाहती थी, फोन की घंटी ने चौंका दिया। उसे कुछ सोचने समझने का मौका मिल गया। वो सोचते हुए धीरे धीरे फोन के पास गई, फिर रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं हूं मां नीलमा दासी। हीरा स्वामी दूर खड़ा उसे घूर कर देख रहा था। वह अचानक खुशी से खिलकर बोली, आनंद मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल खैरियत से हो? कोई परेशानी या मुसीबत नहीं है? उसने हीरा स्वामी को कनकियों से देखा। वो टेलीफोन के करीब आ रहा था। नीलमा ने कहा, बेटे, मैं आज तक नसीहत करती आई हूं, आज एक हुक्म दे रही हूं, क्या मानोगे? हाँ हाँ, शाबाश, फिलहाल जहां हो वहीं रहो। मैं तुम्हें दूर नहीं रखना चाहती, मगर मेरे पास खतरा है। ठीक उसी वक्त मैं नीलमा के पास पहुंच गई। वो बेटे से बातें कर रही थी और चुपचाप मालूम कर रही थी कि हीरा स्वामी बॉम्ब और ब्लास्टर से कैसे निजात पा गया। माँ बेटे की गुफ्तगू इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। मैं इत्मीनान से तफसील मालूम करती रही। हीरा स्वामी ने कहा, नीलमा, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ और आनंद को बुला लो। वो बोली, मैं इतनी नादान नहीं हूं। तुम आनंद को मेरी कमजोरी बनाकर उस खजाने तक पहुंचना चाहोगे? बेवकूफ़ औरत, मुझे तैश ना दिलाओ। मैं उस खजाने तक और तुम्हारे बेटे तक पहुंचकर दिखा सकता हूं। मैंने नीलमा को मुखातिब किया, माँ जी, मैं फरहाद बोल रहा हूँ, रिसीवर रख दीजिए, मैं बाद में आनंद से राब्ता करा दूंगा। वो बोली, हेलो बेटे, फरहाद मेरे दिमाग में है, मैं फिर तुमसे बात करूंगी। लियोचिन से कहना मैं भी उसे पसंद करती हूँ। उसने रिसीवर रख दिया, फिर एक सोफे पर बैठकर बोली, फरहाद, तुम अंतर्ज्ञानी हो, अंदर का हाल मालूम कर लेते हो। क्या बता सकते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? जी हाँ, आप मुझसे आनंद की हिफाजत के लिए कहेंगी, मैं भी यही कहने आया हूँ। जब तक हीरा स्वामी इंसान न बन जाए और उसे बेटा तस्लीम ना कर ले, आपका बेटा मेरी पनाह में रहेगा। खुश रहो, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हारी पनाह में मेरे बेटे की उम्र भी लंबी होगी। स्वामी, तुम सुन रहे हो? आज से आनंद फरहाद की पनाह में रहेगा। वो बेयकीनी से बोला, बकवास करियो, फरहाद यहाँ नहीं है, तुम बातें बना रही हो। मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली। मैंने नीलमा के जरिए कहा, हीरा स्वामी, बेशक दिमाग में ना आने दो, मगर मेरी चंद अहम बातें सुन लो। पहली बात यह कि वो $1 करोड़ के हीरे सिर्फ आनंद की मलकियत रहेंगे। अगर तुम वहां तक पहुंचने की साजिश करोगे तो तुमसे पहले मैं उस खजाने तक पहुंच जाऊंगा। मैं उन हीरों पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। तुम साया पड़ने की बात करते हो, पर मैं माँ जी के दिमाग से उस खजाने का पता पहले ही मालूम कर चुका हूं। तुम झूठ बोलते हो। मैं ऐसा नादान नहीं हूं कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उन हीरों का पता बता दूं। एक बात याद रखो, अगर तुमने किसी साजिश के तहत माँ बेटे को खत्म करना चाहा तो उनकी मौत के बाद वो हीरे मैं ही समेट कर ले जाऊंगा। दानिशमंदी यही है, उन्हें अपने बेटे के लिए रहने दो। वह बेबसी से नीलमा को यूं तकने लगा जैसे उसके पीछे छुपे हुए फरहाद को देखने की कोशिश कर रहा हो। नीलमा ने मेरी मर्जी के मुताबिक पूछा, मेरा मुंह क्या तक रहे हो? अपने ऐश कदे में जाओ, तुम्हारा पलंग हीरों से जड़ा हुआ है। उस ख्वाबगाह की हर चीज में हीरे जगमगाते हैं। कुछ रोज और ऐश कर लो, फिर तुम्हारे और 6 अदद मास्टर की के दिन पूरे होने वाले हैं। वो चुपचाप चला गया। मैं जानती थी उसके दिमाग में बहुत सी साजिशें पक रही होंगी। वो माँ बेटे से निजात पाने, टेलीपैथी से महफूज रहने और $1 करोड़ के हीरों तक पहुंचने के लिए जरूर अपने जाल फैलाएगा, जिनमें हम उलझ कर रह जाएंगे। मैंने नीलमा से कहा, माँ जी, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। एक बीवी की हैसियत से वफादारी आपके बेटे को नुकसान पहुंच जाएगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जहन्नुम से निकल जाएं। मैं यहां से निकलूंगी तो स्वामी जी के जासूस मेरा ताकुब करेंगे। आप फिक्र न करें। 1 घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर इस इमारत की छत पर आएगा। वो आपको आनंद तक पहुंचा देगा। बाकी बातें बाद में होंगी। मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। बेटे, तुम रहमत के फरिश्ते हो। खुदा हाफिज। राम तुम्हारा रखवाला। वो चुप हो गई। नीलमा ने समझा फरहाद चला गया है। वो भगवान की मूर्ति के पास आई, फिर सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर दो जानू हो गई। आनंद और फरहाद की सलामती के लिए दुआएं मांगने लगी। मैं खामोशी से ऐसी मालूमात हासिल कर रही थी जो हीरा स्वामी के खिलाफ किसी वक्त भी काम आ सकती थी।
एक बात जो नीलिमा के मुतालिक मालूम हुई वो ये कि वो बिल्कुल ही सीधी नहीं थी। उसने जवानी में धोखा जरूर खाया था और धोखा देने वाला हीरा स्वामी ही था। उस बेचारी ने सोचा जब एक ही हो गई और उसके बच्चे की मां बन गई है तो फिर किसी दूसरे मर्द का मुंह देखना गुनाह है। वो उसके हर जुल्म को बर्दाश्त करती रही। इस जुल्म का भी एक अहम सबब था वो ये कि जब पहली बार हीरा स्वामी ने उसके बच्चे को अपना नाम देने से इनकार किया तब उसने मंदिर के पुजारी से ये तहरीर हासिल कर ली कि उसकी मौजूदगी में उनकी शादी हुई थी। पुजारी के अलावा पंचायत के लोगों ने भी उस पर दस्तखत किए थे। इस तरह उसके पास इस बात का सबूत हो गया था कि उसने हीरा स्वामी से शादी की थी और उसके बच्चे की मां बन चुकी थी। अब हीरा स्वामी ने अमेरिका में बहुत नाम पैदा किया था, बहुत दौलत कमाई थी, इंसान से भगवान बन रहा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी नीलिमा के हाथ में थी। वो उस पर जुल्म भी करता था और उसे खुश भी रखता था ताकि वो किसी तरह उस कागज को उसके हवाले कर दे। लेकिन वह अहम कागज कहाँ था ये नीलिमा ने आज तक नहीं बताया। उसे अपने बेटे की सलामती, उसकी खुशहाली, उसकी नेक नामी की खातिर जरा अकल आ गई थी। उसने जब हीरा स्वामी को हेरा फेरी करते देखा तो खुद भी वही करने लगी, मगर इसी हद तक कि बेटे के लिए सब कुछ करती रहे, दूसरों को नुकसान न पहुंचे। हीरा स्वामी अपनी दौलत और जायदाद में से जो कुछ उसे देता ये सब कुछ अपने बेटे के लिए महफूज कर लेती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हीरा स्वामी की तरह उसने भी कितनी ही औरतों और मर्दों को दौलत से खरीद रखा था ताकि वो वक्त ज़रूरत काम आ सकें। वो साल में 2 बार हिंदुस्तान जाती थी। उसके पास 5 औरतें और 10 मर्द ऐसे जानिसार मुलाजिम थे जो बज़ाहिर हीरा स्वामी के लिए काम करते थे, लेकिन दर पर्दा माँ नीलिमा दासी के काम आते थे। वो जब भी हीरा स्वामी के काम से हिंदुस्तान जाते तो माँ नीलिमा दासी का काम पहले करते। यानी वो 1 करोड़ के हीरे जो छुपाए गए थे वो दरअसल हिंदुस्तान मुंतकिल किए गए थे और ये काम तकरीबन पिछले 5 बरसों से होता रहा था। गोया नीलिमा के पास हीरा स्वामी की 2 बड़ी कमजोरियां थीं। एक तो कीमती हीरे और दूसरे वहम कागजात जो उसे भगवान नहीं एक मामूली आदमी साबित करते थे और उसकी शादी और उसके बाप होने का पोल खोलते थे। हीरा स्वामी को अब तक भरपूर एतमाद था कि नीलिमा जैसी वफादार बीवी उसके राज को फाश नहीं करेगी, उसके हीरे अपने बेटे के लिए छुपाए रखेगी, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अब ये इत्मीनान खत्म हो चुका था। मैंने फरहाद की हैसियत से उसे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो समझ रहा था। टेलीपैथी के जरिए नीलिमा के अंदर पहुंचकर वो तमाम राज मालूम किए जा रहे हैं जिन्हें वो शौहर की हैसियत से भी मालूम न कर सका था।